जितना समझ रहे हो उतना इजी नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि वी टेक ए एग्जाम्पल ऑफ दिल्ली, बस बता रहा हूँ बिकॉज आई वॉज देयर, 3 साल तक मैं वहाँ दिल्ली में था, 2 से 3 साल अप्रॉक्स 3 years कंटिन्यूसली मैं वहाँ पे था। तो वहाँ पे एक क्लास में 500 बच्चे थे अप्रॉक्सीमेटली, ऑनलाइन अलग से सीटिंग अरेंजमेंट होता है, एक बड़ा सा हॉल होता है, जितना अपना ये एरिया है ना इतना बड़ा, इससे भी बड़ा एक हॉल आएगा। ऐसे डिफरेंट क्लासेस होते हैं, वहाँ पे 500 बच्चे एट ए टाइम बैठ सकते हैं। देयर आर मल्टीपल स्क्रीन्स एंड ऑल दो स्टफ्स। सोचो अगर एक क्लास में, अगर एक कोचिंग में, इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ वाजीराम एंड रावी, वो एक साल में 15,000 बच्चे निकालते हैं, और वो बच्चे साल भर आते हैं एटलीस्ट, एंड दे आर पंक्चुअल ऑल्सो। क्योंकि सीरियसनेस दिखाओ यार, क्योंकि सीरियसनेस होगा। मैं यहाँ पे क्यों, क्योंकि तुम्हारी एग्जाम है, मैं नहीं दे रहा हूँ, आपके लिए मैं एफर्ट्स दे रहा हूँ, बिकॉज आई एम कलेक्टिंग ऑल द सोर्सेस, मतलब कि मैं एक भी सोर्स यहाँ का यूज नहीं कर रहा हूँ, क्लियर कट सिंपली, कि जो मैंने ओवर द ईयर्स कलेक्ट किया है, जो मेरा खुद का एनालिसिस है, मैंने एग्जाम्स दिए, मैंने एग्जाम्स निकाले, तो मैं वेरियस सोर्सेस लाके मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ का बच्चा जो दिल्ली में भी बच्चा पढ़ रहा है उससे कॉम्पीट करे। सिंपल एक बेसिक सा आइडिया है, क्योंकि कंपटीशन तुम्हारा इतने में नहीं है, ये कुछ भी नहीं है जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इसका मतलब देखो डिफरेंस ऐसा है, डिफरेंस सीरियसनेस से आता है कि तुम कितना सीरियस हो और कितना सीरियसली ले रहे हो और कितना रेगुलरली कर रहे हो। जितना रेगुलरली करोगे तुम्हारे लिए ही आउटपुट अच्छा होगा, क्योंकि फ्री में कोई नहीं पढ़ रहा है, तुम पैसा दिए हो। 60,000 70,000 वॉट एवर विल बी द फीस, आपने फीस पेड की है, तो एटलीस्ट सीरियसनेस से करो, क्योंकि देना है। तो अगर स्टार्टिंग में ही सीरियसनेस नहीं है तो सेकंड थर्ड अटेम्प्ट तक तो भूल ही जाओ, फिर वहां तक तो जाना ही मुश्किल है, क्योंकि सब फर्स्ट अटेम्प्ट सबसे सीरियस होता है। क्योंकि कैसा होता है कि सभी चीज़ें नई होती है तो पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, लाइक यू लव टू रीड, कि नया नया पता होता है, हर बार नेक्स्ट टाइम आपको कुछ नया पता होता है, तो एक एनर्जी आती है कि और पढ़ना चाहिए और पढ़ना चाहिए। तो मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जितना एक्सटेंड कर सकते हो, इट्स लाइक कि जितना आपको पॉसिबल है, कि 6 आवर्स है तो आप पॉसिबली 7 आवर्स स्टडी कर सकते हो तो करो, क्योंकि इनिशियल ईयर्स जो फाउंडेशन ईयर्स होते हैं वो इसी को बोलते हैं, कि वो आपका एक बेस बना देते हैं। तो इसके बाद में कैसा होता है, जब आप सेकेंड थर्ड अटेम्प्ट तक जाते हो तो कैसा होता है कि आपको उतना खींचने की जरूरत नहीं पड़ती, और कैसा होता है कि ओवर द ईयर्स कैसा होता है कि इफिशियंसी कम होते जाती है। आप जित फॉर एग्जाम्पल इन कॉलेज यू सी, फर्स्ट ईयर में आप एनर्जेटिक होते हो, सेकेंड ईयर में बंक स्टार्ट होते हैं, थर्ड ईयर में सिर्फ प्रैक्टिकल। इट्स काइंड ऑफ एग्जाम्पल कि कॉलेजेस में वो होता है, इनिशियली आप रोज कॉलेज जाते हो, आपको अच्छा लगता है, ऐसा है कि कॉलेज है ऐसा वैसा, वो प्रोसेस हर जगह फॉलो होगी, वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एग्जाम, फिर वो आपका यूपीएससी हो, बैंकिंग हो, क्योंकि आप नेशनल लेवल पे एग्जाम दे रहे हो। आप ऐसा नहीं कि एक बेसिक सा बैंक का, कोऑपरेटिव बैंक का एग्जाम है, एक छोटा सा कोऑपरेटिव बैंक है इस एक डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे हार्डली कितने फॉर्म आएंगे। आप नेशनल, और आपका कंपटीशन सभी के साथ है, एक जो नागपुर में या फिर फॉर एग्जांपल लोकल लेवल में पढ़ रहा है, और एक जो आईआईटी दिल्ली से पास आउट है, ही इज ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। वो आईआईटी से होगा, कोई आईआईएससी से होगा, कोई नॉर्थ साउथ नॉर्थ ईस्ट वॉट एवर विल बी द रीजन। तो तुम्हारा कंपटीशन देखो, जितना कंपटीशन देखोगे उतना मोटिवेट होंगे। तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि कंपटीशन कितना है, और ईयर बाय ईयर कैसा है कि कंपटीशन बढ़ रहा है। आप देखने जाओगे तो कैसा है, कंपटीशन बढ़ रहा है तो कैसा यूपीएससी भी खुद को इवॉल्व करता है, वो क्या करेगा कि क्वेश्चन और डिफिकल्ट निकालेगा, क्वेश्चन की डिफिकल्टी बढ़ेगी, स्टिल बच्चे मार्क्स लेंगे। तुम कंप्लेंट करते रहोगे यहाँ पे तुम्हारा नहीं हुआ, पेपर डिफिकल्ट था, बट यूपीएससी 1000 लोग उसमें से निकाल ही लेगा, उसे मैटर नहीं करता पेपर डिफिकल्ट था, वो क्या बोलेगा, देखो ये तो क्लियर हुई है। स्टूडेंट तो यूपीएससी क्या बोलता है कि बेसिक क्राइटेरिया हमने क्या रखा है कि ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, एनी, आप ओपन यूनिवर्सिटी से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट से हो, वो मैटर नहीं करता। तो वो आप उनको एक्सप्लेन करके नहीं बोल सकते या प्रोटेस्ट करके नहीं बोल सकते कि पेपर बहुत डिफिकल्ट था तो उस वजह से, वो बोलेंगे कि कट ऑफ थोड़ा कम आ गया, बट हमने तो इतने बच्चे निकाल लिए, उन्होंने सीसैट भी पास कर लिया, उन्होंने जीएस भी पास कर लिया है, ऑब्जेक्शन ही नहीं कर पाओगे।
ऑब्जेक्शन तब कर पाओगे अगर बच्चे पास नहीं हुए, बट बच्चे इतनी पढ़ाई कर रहे हैं कि कितना भी डिफिकल्ट निकालो। देख क्लियरली, अगर आपने न्यूज़ में देखा होगा तो इस साल नीट का पेपर फॉर एग्जाम्पल की डिफिकल्ट था, स्टिल जब रिजल्ट आएगा देखना कोई ना कोई 700 का होगा, जो बच्चा होगा जिसने 700 मार्क्स को भी लिया होगा। ठीक है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो कैसा है कि पेपर डिफिकल्ट लगता है अगर पढ़ाई कम है तो। कैसा है, आपका बहुत रिगरस स्टडी है, बहुत डिटेल स्टडी है, थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा बट इतना डिफिकल्ट नहीं जाएगा कि निकाल नहीं सकते। कट ऑफ का मतलब क्या होता है, इट इज अ मिनिमम मार्क्स, वो मिनिमम मार्क्स होते हैं। फॉर टू क्वालिफाई एनी एग्जाम यू रिक्वायर्ड अ मिनिमम अमाउंट ऑफ मार्क्स, वो मिनिमम मार्क्स ही क्वालिफाई करना है। तो उसके लिए एक्चुअली आपकी कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। आप जितना सीरियस रहोगे, जितना कंटिन्यूसली क्लासेस लोगे, या फिर जितना स्टडी मतलब डिटेल या डीप स्टडी बोलो, या फिर हार्ड वर्क अलॉन्ग विथ स्मार्ट वर्क, इट्स वेरी नेसेसरी फॉर दिस एग्जाम। मैं सच में बता रहा हूँ, एग्जाम इजी नहीं है, मतलब कि लिटरली बता रहा हूँ एग्जाम इजी नहीं है। जितना तुम इजी ले यूनिवर्सिटी लेवल से तो बिल्कुल भी नहीं है कि तुम जैसे यूनिवर्सिटी से आओगे तो और आगे चलोगे वैसा होगा, वैसा कुछ भी नहीं है। उस लेवल पे ना मेंस का एक क्वेश्चन भी नहीं आता, 10 मार्क का भी नहीं आता। 250 मार्क्स का एक पेपर होता है फॉर एग्जाम्पल, इफ एनीबडी फ्रॉम ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी ने पॉलिटिकल साइंस में यहाँ पे बीए किया होगा, अगर पॉलिटिकल साइंस उसने 3 साल तक पढ़ा है, अगर वो यूपीएससी का एक पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम्पल जीएस2 का एक क्वेश्चन भी देखने जाएगा तो उसके कंपैरिजन में वो सॉल्व नहीं कर पाएगा। वो थ्योरी लिखेगा, 2 पैराग्राफ लिखेगा, यूपीएससी एवेल्यूएटर चेक करेगा, 1 मार्क देगा। समझ रहे हो, क्योंकि ये टोटली डिफरेंट है यूनिवर्सिटी एग्जाम से जो अपन लिखते हैं कि यू हैव टू फिल द ब्लैंक पेजेस ओनली, राइट वॉट एवर यूर एमेज और वॉजवेयर में ही एक लाइन भर जाती है यूनिवर्सिटी में, स्टिल यू गेट द मार्क्स। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे टू द पॉइंट जाना है। टू द पॉइंट जाना है मतलब कि आपको सिर्फ 4-5 वर्ड्स में एक लाइन लिखनी है या डायग्राम फॉर्मेट में लिख रहे हो। आई विल शो द मेंस कॉपी। मैंने क्या किया है कि मेरे फ्रेंड्स है कुछ, उनसे मैंने एक ऑल इंडिया रैंक 2 लास्ट ईयर के जो थे उनकी मैंने कॉपी रिट्रीव की है। आई विल शो हिज कॉपी। मेंस का एक पूरा पेपर है उनका जीएस2 का कि एक टॉपर ऑल इंडिया रैंक का कैसा लिखता है। तो आई एम टेकिंग एफर्ट्स फॉर यू, सो लेट्स, मतलब आपका भी एफर्ट दिखाओ मुझे कि एटलीस्ट मुझे भी एंथुजियास्ट फील हो कि नहीं बच्चे पढ़ रहे हैं। तो मैं भी अगले बार जब नेक्स्ट टाइम आऊँ तो ऐसा है कि कुछ मेरे तरफ से एक्स्ट्रा इनपुट हो, क्योंकि मैं भी हार्ड वर्क करूंगा उसलिए कि बच्चे काम कर रहे हैं तो मुझे और कुछ ज़्यादा देना चाहिए। यूजुअली व्हाट आई एम डूइंग, आई एम कलेक्टिंग द सोर्सेज फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूट और वेरियस साइट्स एंड ऑल दोज थिंग्स, और जितना मैंने इतने सालों में जमा किया है। ऐसा नहीं है कि बिकॉज कैसा हो सकता है कि मैं इंस्टीट्यूट का आपको मटेरियल मिल रहा है, आई विल ओपन द पीडीएफ, आई विल टेल यू दिस प्रीलिम्स का सिलेबस है, ये सब्जेक्ट है, आपको इसमें इतना पढ़ना है। जब सब्जेक्ट डिटेल में स्टार्ट होंगे मैं आपको बता दूंगा, मेरा काम खत्म। बट दिस इज नॉट द वे। अगर ऐसे बढ़ाओगे तो कैसे कि आई थिंक कि स्टूडेंट्स ने स्टैंड करना चाहिए। अपन एक रीजन में पढ़ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि अपन दिल्ली में नहीं पढ़ रहे, तो यहाँ की लेवल ऑफ स्टडी सेम है, सोर्सेज सेम है, अपना वर्क कितना है, अपन कमिटेड कितना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। इसीलिए मैं एफर्ट्स ले रहा हूँ, तो लेट मी शो योर एफर्ट्स, ओके, एटलीस्ट पार्टिसिपेट इन द क्लास एंड इफ यू हैव एनी डाउट, ओके। ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट रिलेटेड या स्टडी रिलेटेड, और जनरली ऐसा होता है कि क्लास में पूछ नहीं पाते। आफ्टर द क्लास आई विल सिट देयर फॉर 5 to 10 मिनट्स ऑलवेज। जब भी मेरा क्लास होगा तो 5 से 10 मिनट में वहाँ, या फिर क्लास हो तो मैं यहाँ खड़ा रहता हूँ। यू जस्ट कम टू मी, आस्क मी अबाउट एनीथिंग सब्जेक्ट रिलेटेड, कि व्हाट आर योर इश्यूज, कि आपको कुछ डिफिकल्टी हो रही है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है या फिर स्टडी में प्रॉब्लम हो रही है कि प्लान कैसे करना चाहिए, आई विल हेल्प डेफिनेटली। कोई भी स्टूडेंट, एनीबडी, ओके। तो ये क्लैरिफाई रखो, माइंड में क्लैरिटी रखो कि एग्जाम करना है तो डेडिकेटली करो, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एक फंडा ही है, करना है तो डेडिकेटली करो, नहीं तो मत करो, सीधा छोड़ दो। प्राइवेट वाइवेट देख लो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पेंशन यहाँ भी नहीं, पेंशन वहाँ भी नहीं है। पहले था कि पेंशन मिलेगी 60 साल बाद, वो अभी सिर्फ आर्म फोर्सेस में है, पेंशन वहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है।
कुछ है पर्सपेक्टिव ब्रॉडर माइंड में, इसलिए यहाँ पे आए हो, तो कमिटेड रहो उससे। कि कमिटेड रहना मतलब कि खुद से लॉयल रहो। खुद से जब लॉयल रहोगे तो सिलेबस कंप्लीट होगा। इनिशियल ईयर्स है, फाउंडेशन ईयर्स है, जितना सीरियस रहोगे बहुत अच्छा होगा और उतनी जल्दी एग्जाम निकलेंगे। कैसा होता है कि एक एग्जाम निकलने पे जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो आपको हेल्प करता है कंटिन्यूस। कैसा होता है कि आपने अगर एक्सपीरियंस देखे होंगे या फिर जिनकी बहुत एग्जाम निकलती है, यू विल ऑब्जर्व इफ यू आर इन अ लाइब्रेरी काइंड ऑफ एरिया, लाइक कि वहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि अरे यार ये तो ज़्यादा पढ़ता भी नहीं है, फिर भी उसका निकल जाता है। यू विल सी इन जनरल मोस्टली कि दे आर नॉट दैट मच रेगुलर जो एक नया बच्चा बैठता है। क्यों? बिकॉज उसने पहले मेहनत की है, वो बाकियों को नहीं पता है उसका एग्जाम क्यों निकल रहा है। जनरली कैसा होता है कि एक उसमें भी ऐसा होता है कि अगर आपका कोई एक एग्जाम निकल गया तो somebody will say it happened by luck, so you have to prove them wrong कि फिर से निकलना है। कि अगर डबल निकलेंगी, तीसरे बार निकलेंगी या 3 अलग अलग एग्जाम निकलेंगी, तो वो शो करेगा कि आपकी कैपेबिलिटीज, कि नहीं आप में पोटेंशियल है इसलिए आप एग्जाम निकाल रहे हो। डोंट लेट द पीपल जज यू, कि कंटिन्यूअसली करो। बेसिक आइडिया है कि ओवरऑल जितने जल्दी इस साइकिल से निकलो बहुत अच्छी बात है। ये साइकिल है, काइंड ऑफ विशियस साइकिल। ओके, जैसे कि जनरली प्रीलिम्स की साइकिल चलती है, फिर एक विशियस इसलिए क्योंकि फिर बाद में ऐसा हो जाता है कि कोई कोई का प्रीलिम्स मेंस, ठीक है। यू हैव सीन सम ट्वीट्स लाइक कि सम पर्सन हैज गिवन 3 to 4 इंटरव्यूज, नॉट क्लियर्ड इट। तो ये एक साइकिल है, तो खुद को ऐसे प्रिपेयर करो कि साइकिल में फंसना ही नहीं है। कि एक बार अगर निकलो तो सीधा ही कि प्री मेंस इंटरव्यू, अटकना नहीं है। कि एक मेंस तक ठीक है कि तुमको लग रहा है कि एक मेंस लटक गई, यू गेट द आइडिया, आपको मार्कशीट पता चल जाएगी कि इसमें इतने मार्क्स कम आ गए, बस इतना मेरे को वर्क करना है। मेंस के बाद, मेंस में वो मार्कशीट आने से पहले ही पता चल जाता है जब आप पेपर लिख के आते हो। आपको पता है ना, एक दिन में 2 पेपर होते हैं, 3-3 घंटा 6 घंटे तक लिखना पड़ता है एक दिन में। GS1, GS2, GS3, GS4 ऑप्शनल का भी एक ही दिन में होता है, तो इट्स अ बिग डील। तो उतना रेडी रहो, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कॉम्पीट करना मतलब कि ऐसा नहीं है कि टेस्ट सीरीज दे रहे हो पर उसमें मार्क्स ही नहीं आ रहे। देखो, एनालाइज करो क्यों नहीं आ रहे हैं, एटलीस्ट यू शुड नो कि मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं। इसीलिए एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम्पल के तरीके की बता रहा हूं, तो थोड़ा सीरियसनेस रखो, नहीं तो अदरवाइज मुझे स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। आई वॉज वेरी पोलाइट अप टिल नाउ। सच में इस लाइक कि मुझे ऐसा लगता है कि जितना पोलाइट या फिर जितना थोड़ा सा रहेगा कन्वर्सेशन ईजी रहेगा, आपको क्लैरिटी आएगी। इसलिए मैं रिपीटेडली पूछते आ रहा हूँ कि समझ में आ रहा है और इज इट बोरिंग और एनीथिंग एल्स। What happens if it goes boring? We'll talk about something for 10 minutes. That's why I ask. Simple. कि अगर कैसा होता है कि हो सकता है 2.5 घंटे लंबा क्लास होता है, ये मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ कि 2.5 घंटे बहुत लंबा क्लास होता है, बोर हो जाता है। और कैसा है कि इतना भी इंटरेस्टिंग कुछ मतलब कि कैसे कि ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट है, थोड़ा स्टैटिक ज्यादा होता है। तो कैसा है कि आप अगर आपको लग रहा है, यूजुअली वी व्हाट यूज्ड टू डू देयर लाइक कि 1 से 1.5 घंटे के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेते थे, बट यहाँ वो कल्चर नहीं है। व्हेन आई यूज्ड टू टीच इन दिल्ली, वहाँ पे कैसा होता था कि 3 आवर्स की क्लास होती थी, वहाँ पे बीच में 10 मिनट का ब्रेक देते थे कि स्टूडेंट्स को दे गेट फ्रेशन अप काइंड ऑफ, कि 10 मिनट थोड़ा बाहर वॉशरूम व्हाटएवर इट इज, फिर से स्टार्ट करो, अगेन फ्रेश माइंड, अगेन इनटेक कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए इस लाइक कि अगर क्लास चल रहा है, इफ यू फील लाइक इफ आई आस्क कि इट्स गोइंग बोरिंग, विल टॉक अबाउट करंट अफेयर व्हाटएवर इट इज, कि आज न्यूज में क्या था, कि न्यूज़पेपर में क्या पढ़ा था, सब्जेक्ट रिलेटेड, ऐसा कुछ नहीं। थोड़ा डायनामिक रहेगा तो और मजा आएगा। और एक पर्सपेक्टिव है कि आपको ऐसा लगता होगा कि आई एम वेरी अपडेटेड विद करंट अफेयर्स। इफ यू फील लाइक कि इट्स लाइक कि आई यूज्ड टू टॉक अबाउट लाइक कि न्यूज़पेपर में ये था, व्हेन आई और इन्हीं सब्जेक्ट में कोई भी सब्जेक्ट ला रहा हूँ तो कि मैं एक न्यूज़पेपर मेंशन करता हूँ कि यार इसमें ये न्यूज़ है, ऐसे ऐसे काइंड ऑफ वगैरह कि ये मेंशन है। तो इट्स लाइक कि न्यूज़पेपर क्यों
ऐसे मतलब कि कैसे कनेक्ट करता हूँ, मैं सोचता नहीं उस वक्त कि ये इस टाइम पे आएगा। मैंने क्यों सिलेबस डिटेल में पढ़ाया पता है? फॉर एग्जाम्पल कि आपको क्या करना है, करंट अफेयर में आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो उसमें अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ बोला है तो वो क्या बोल रहा है वो उतना ध्यान में मत रखो, ये ध्यान में रखो इन आवर यूपीएससी परस्पेक्टिव इट इज फ्रॉम आईआर। आईआर में भी अगर सब डिवाइड किए तो इंडिया यूएस रिलेशंस, इंडिया यूएस रिलेशंस में अगर वो पैसों की बात कर रहा है, ट्रेड, इट ही इज टॉकिंग अबाउट ट्रेड डील। दिस इज हाउ यू हैव टू कनेक्ट। तुमको न्यूज़पेपर पढ़ना है मतलब क्या लिखा है वो नहीं पढ़ना है, आपको कनेक्ट करते आना चाहिए कि आप कैसे कनेक्ट कर रहे हो, कि आपके सिलेबस में कौन से एरिया में ये मेंशन है और उसका कौन सा सब टॉपिक है। अगर ये कर लिया, अगर इतना सीख लिया तो करंट अफेयर अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल सादा लॉजिक है कि जो भी मेंशन दिया है पेपर में वॉट एवर इट इज, अगर कोई पबजी खेल रहा है सो दिस इज एन ऑगमेंटेड रियलिटी, थिंक लाइक एन यूपीएससी एस्पिरेंट एटलीस्ट अंटिल यू क्लियर द एग्जाम। उतना सोचो। अगर कुछ आ रहा है कि एआई आ रहा है, मुझे फीड ऑटोमेटिकली क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कनेक्ट करना सीखोगे तो तुमको कैसा है, सिलेबस पार्ट मतलब कि वो रट्टा हो जाएगा। सिलेबस रट्टा होगा तो कैसा होगा कि टॉपिक्स ध्यान में रहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि कम्युनल वायलेंस हो गया। कम्युनल वायलेंस मतलब दो कम्युनिटी के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन देयर इज अ वायलेंस, तो आपको वो ध्यान में रखना है कि इट कम्स फ्रॉम द सोसाइटी। इन इंडियन सोसाइटी देयर इज अ वन हेडिंग और वॉट एवर ये सब्जेक्ट वहां पे एक सिलेबस में मेंशन किया है, कम्युनलिज्म एज अ टॉपिक। तो ये क्या है, कम्युनल टेंशंस है, उसके वजह से क्या हुआ, क्यों हुआ, एंड व्हाट विल बी द वे फॉरवर्ड, यू विल गेट एन मेंस आंसर। तो ये एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव ना जब आप माइंड में रखोगे, और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसी एक थिंकिंग आनी चाहिए, मुझे, मैं जब पढ़ रहा था मुझे किसी ने पास आउट किया तो मैं ऐसे ही पास आउट कर रहा हूँ। कि जो लोअर लेवल में जब जब जाते हैं तो दे शुड नो, अगर आप इस एरिया में सोचोगे, आप ऐसा सोचोगे, तभी वो थिंकिंग आएगी कि ये जीएस पेपर में कहाँ पे है, ये जीएस 2 पेपर का है, ये जीएस 3 पेपर का है। और तब आपको भी पता चलेगा कि पेपर में क्या पढ़ना है और पेपर में क्या नहीं पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि पेपर बहुत बड़ा होता है न्यूज़पेपर। You will see if you are reading initially it will take about 2 to 3 hours। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि इनिशियली रोज न्यूज़पेपर पढ़ो, रोज। आई थिंक यहाँ तो अवेलेबल है। अगर क्लास हो रहा है तो सीट फॉर 15 to 20 मिनट्स और हाफ एन आवर्स न्यूज़पेपर पढ़ो, नहीं आ रहा तो ऑनलाइन मिल जाता है। देयर आर सम टेलीग्राम चैनल्स, दे प्रोवाइड यू फ्री न्यूज़पेपर्स इन पीडीएफ फॉर्मेट। if anything, if you want then channel I will share the link with you। सब्सक्रिप्शन ना लेना पड़े, पैसा पैसा बचे। ट्राई टू सर्च आउट अदर थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, क्योंकि यूपीएससी अगर आप एक सोर्स से या फिर एक एरिया से कवरेज करने जाओगे तो नहीं होगा, क्योंकि वो खुद एक एग्जाम ही मल्टी डायमेंशनल है। तो इस वे में थोड़ा पढ़ना सीखो, आपको भी हेल्प होंगी। ये मेरा इन कंक्लूजन की बताना है कि मल्टी डायमेंशनल बनो और सीरियस रहो सच में, क्योंकि बिकॉज नहीं हुआ सीरियसली, ऑन टाइम आओ, एटलीस्ट ऑन टाइम आओ। मैं पहले आके यहाँ पे 5-10 मिनट बैठ रहा हूँ, अदरवाइज व्हाट हैपन कि आफ्टर इट इज आफ्टर 10:30 10:40 के बाद मैं अलाउ नहीं करूँगा ऐसे, सिंपल। इफ आई वेंट स्ट्रिक्ट, फिर ऑनलाइन एक्सेसिबल है, आप ऑनलाइन देखो, एटलीस्ट टाइम पे आओ। कैसा होता है कि आपको जो है ना फिर वो नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में वो मुझे ट्रांसफर करना पड़ता है कि वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। कैसा है कि एक टाइमलाइन रहती है, इतने पीरियड में उतना सब्जेक्ट कंप्लीट करना होता है, तभी आपका सिलेबस ओवर द ईयर उतने टाइमलाइन में खत्म होगा। अगर आप ही लेथार्जिक रहोगे तो वो कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है फॉर एनी फैकल्टी, नॉट इन माई पर्सपेक्टिव ओनली। सिंपल। ओके, स्टार्ट करें। एनी डाउट? कल कहाँ तक आए थे?
ये हो गया था क्या हिस्ट्री का? इसमें यस, ये कंप्लीट होने में बता देता हूँ मैं ऐसे भी, बट एटलीस्ट यू कैन, इसमें कैसा है कि पूरा मिक्सअप है, एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। तो उसमें अप्रोक्स तीनों मिला के ना बिल्कुल 17 18 अप्रोक्सीमेटली यू कैन मेंशन हिस्ट्री। हिस्ट्री में एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न इंक्लूडिंग आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर भी एक उसमें ही इंक्लूड हो जाता है। तो 17 18 क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट। देन समथिंग अबाउट मिडाइवल पीरियड। मिडाइवल पीरियड में पहले क्या होता था यूपीएससी में, पहले मिडिवल हिस्ट्री पे क्वेश्चंस नहीं आते थे। जस्ट 2 3 साल पहले की बात है। यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते थे, मिडिवल हिस्ट्री स्किप कर देते थे, हार्डली एक क्वेश्चन। बट क्या हो गया अभी 2 3 सालों से, दे हैव शिफ्टेड टू मिडाइवल हिस्ट्री एंड दे हैव डिक्रीज द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री समवॉट। पहले कैसा होता है कि मॉडर्न से अबाउट 3 to 4 क्वेश्चन होता था, अभी उन्होंने 2 तक भी आ गए हैं। तो उन्होंने अभी कैसा हो गया कि मॉडर्न पे पहले जो एक क्वेश्चन होता था वो 1 to 3 पे चले गए। दे लाइक कि दे गोन फॉर अकबर, देन वेरी इंपॉर्टेंट इज द विजयनगरा एम्पायर। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टाइम में कैसा होगा कि मुगल टाइम में एक हिंदू एम्पायर का राइज होना, वो एक इंपॉर्टेंस शो करता है, इसीलिए वो थोड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। वहां पे बहमनी किंगडम भी था। देन या वो कुछ 2 4 चीजें है उसमें। मुगल पीरियड, दिल्ली सल्तनत में आए थे, एलिमेंट्स ऑफ फ्यूडल सिस्टम, इल्तुतमिश, तुगलक, ये सब डिटेल में देखेंगे। जस्ट एन बेसिक आइडिया, सिंपल। ये थोड़ा फास्ट लेता हूं मैं बिकॉज मेंस देखना है आज, ठीक है। वैदिक एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता है, सिंधु घाटी का इतिहास, ठीक है। द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन एंड द मोस्ट मॉडर्न वन विच इज हैपेंड इन इंडस वैली। मतलब इंडस जो रिवर है उनके बैंक्स पे हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन, उस टाइम का है, ओके। देन बुद्धिज्म, जैनिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट फिलोसफीज। बुद्धिज्म और जैनिज्म को आपको डिटेल में पढ़ना है कि उसमें जैन डॉक्ट्रिन क्या है। चैत्यास, यू हैव टू लर्न अबाउट चैत्यास एंड विहारास। चैत्यास एंड विहारास आर लाइक की केव्स थे वो, ठीक है। 2 टाइप के केव्स थे, चैत्यास आर हॉल्स एंड विहारास काइंड ऑफ उनके स्टे करने के लिए, और एक का रिलीजियस पर्सपेक्टिव से एक इंपॉर्टेंस था। 2 टाइप के थे। कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाणा, निर्वाणा इज लाइक एनलाइटमेंट अचीव्ड बाय द बुद्धा, ओके। देन उसमें जैन डॉक्ट्रिन आ जाएगा। नॉन वायलेंस उसका एक बेसिक प्रिंसिपल है, नॉन वायलेंस एट मोस्ट प्रायोरिटी पे उनका होता है कि किसी भी जीव जंतु को नहीं मारना है, कुछ भी नहीं, वॉट एवर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी क्यों ना हो। उसमें 2 डिवीजन आएंगे आपको, श्वेतांबर्स एंड दिगंबर्स, दीज आर द 2 ones, ठीक है। उसमें अलग अलग होता है, श्वेतांबर्स एंड दिगंबर। श्वेत मतलब कि जो व्हाइट ड्रेसेस पहन के होते हैं, एंड दिगंबर्स लाइक दे यूजुअली अवॉइड ड्रेसेस, ओके, नेकेड। देन बुद्धिज्म का भी डिवीजन है, महायाना, हिनियानास, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुद्धिज्म, ओके। वो एक डिटेल में, और बहुत सारे हैं, स्वतंत्रिका एंड वो बहुत सारे ऐसे सेक्ट्स हैं, वो एक डिटेल में देखेंगे। देन अशोका, अशोका क्यों इंपॉर्टेंस रखता है कि अशोका इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर बट इन टर्म्स ऑफ बुद्धिज्म, बिकॉज ही एक्सेप्टेड बुद्धिज्म आफ्टर अ कलिंगा वॉर। कलिंगा वॉर हुआ था, कलिंगा इज अ प्लेस सिचुएटेड इन ओडिशा। तो वो इतना फ्रिवलेस वॉर था कि वहां पे जो एक दया रिवर है, जब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा स्टोरी है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। इट्स लाइक कि कलिंगा वॉर हुआ था अशोका के टाइम पे, कि बुद्धा कैसे, क्या उन्होंने बुद्धिज्म एक्सेप्ट किया, फॉर एग्जाम्पल। तो कलिंगा वॉर हुआ, वो इतना ब्रूटल था कि व्हेन अशोका रीच देयर इज अ रिवर नेम दया, तो इट्स वाटर इज रेड टोटली, उसमें पूरी खून की काइंड ऑफ नदी थी। तो वो एक हॉरिफिक सिचुएशन देखकर he felt like कि he should go towards the peace, he should avoid all those things, तो उन्होंने तब बुद्धिज्म
एक्सेप्ट किया. दिस इज शॉर्ट स्टोरी, विल सी इन डिटेल्स. देन सम फॉरेन ट्रैवलर्स आर देयर. चाइना से ट्रैवलर्स आए थे इंडिया में बुद्धिज्म को स्टडी करने, दो टू सी द प्लेस ऑफ ओरिजिन वेयर द बुद्धिज्म ओरिजिनेट्स. ओके, तो उनका एक मोटो था, इसलिए वो आए थे. देन मिसलेनियस टॉपिक्स आर देयर. लिटरेचर, संगम लिटरेचर्स आर दे आर इन साउथ. संगम एज इज अ पीरियड, वहां पे कुछ लिटरेचर बने थे पांड्यास ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पांड्यास, तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट वन. देन आफ्टर द फिलोसफीज ऑफ रामानुजन भी बोलते हैं. देन शंकराचार्यस, उनके कुछ फिलोसफीज है, वो भी एक अपन डिटेल में देखेंगे. बट इन पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, इसलिए अपन ने देखे कि भावभूति ही दैट ही दिस नेम इज अ भावभूति, इट इज अ पीवाईक्यू, इट इज मेंशन कि एक उनकी बुक है, उनका नाम पे क्वेश्चन आया था, विच वो किसने लिखी है, तो उस टाइप में एक क्वेश्चन था उसमें. देन मॉडर्न हिस्ट्री. मॉडर्न हिस्ट्री में क्या आता है कि मॉडर्न हिस्ट्री कम्स फ्रॉम एडवेंट ऑफ यूरोपियंस. कहाँ से स्टार्ट होती है वो पता होनी चाहिए. मॉडर्न हिस्ट्री एडवेंट ऑफ यूरोपियंस मतलब जब ब्रिटिशर्स आए, पोर्तुगीज आए, दे आर अबाउट 1599 और 600 से जब वो आए, तो उस टाइम से मॉडर्न हिस्ट्री कंसिडर की जाती है अप टिल इंडिपेंडेंस. देन आफ्टर दैट पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, तो उसमें पूरा आएगा कि वो लोग कैसे आए, हाउ दे एस्टैब्लिश देयर रूल, ओके, हाउ दे कैप्चर डिफरेंट एरियाज, वेयर दे कम इनिशियली, देन फ्रॉम बंगाल टू ऑल ओवर द इंडिया, हाउ, और उसमें एक इंपॉर्टेंट हाउ दे डिफीटेड अदर यूरोपियन पावर्स, बिकॉज ब्रिटिशर्स आर नॉट द ओनली वन. ओके, उनके पहले तो पोर्तुगीज आए थे, डच आए थे, सो उन्होंने भी कुछ कुछ एरिया कवर करके रखा था, बट हाउ दे एक्सपेल देम आउट ऑफ द इंडिया एंड दे एस्टैब्लिश देयर एम्पायर, ब्रिटिशर्स, it is an important thing. Then Gandhian movement, Gandhi came late in the history. He came about in 1915. 1950. आपने प्रवासी भारतीय दिवस सुना है? तो वो इट मार्क्स द डे व्हेन गांधी केम टू इंडिया फ्रॉम अफ्रीका. उसे सेलिब्रेट करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस मतलब कि मार्क करने, वो डे को कमेमोरेट करने के लिए डे सेलिब्रेट किया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस. At that time, on that day, Gandhiji came from Africa. Initially, Gandhiji got famous for his struggle in Africa. There was a वहाँ पे racism होता था ज़्यादातर with Indians also and black Africans also. वहाँ पे बहुत discriminate किया जाता था race पे, blacks and whites. So Gandhiji played a very important role, and from inspiring him, the Nelson Mandela, you know, Nelson Mandela, he will be the president for longer period, and he also get the Nobel Peace Prize. So he inspired from Gandhi, and he played it played a major role for struggle against the racism kind of thing. इसीलिए तो इसीलिए देखना कि ऑलवेज अफ्रीकन टीम में कुछ ब्लैक रहते हैं प्लेयर्स, वो कंपलसरी है. सर्टन अमाउंट, आई डोंट नो अबाउट एग्जैक्ट नंबर्स, बट मिनिमम 2 तो है, 2 to 3 और 4 विल ऑलवेज सी. फॉर दैट रीजन दे हैव लाइक कि इम्प्लीमेंट दिस थिंग कि हर एक सेक्टर में इतने ब्लैक्स होने चाहिए काइंड ऑफ. ओके, एक हिस्ट्री है, एंड हिस्ट्री प्लेज अ मेजर रोल कि कुछ आगे जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें हिस्ट्री का एक मेजर रोल होता है. सिंपल. डिफरेंट एक्ट्स थे. कैसा हो गया कि जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने, पता है क्या, जब रूल इस्टेब्लिश किया तो उन्होंने एक्ट्स लाना स्टार्ट किए डिफरेंट डिफरेंट टू गवर्न द थिंग्स. गवर्न करने के लिए उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स बनाए टू रेगुलेट अदर थिंग्स एंड अदर एरियाज लाइक वॉट एवर विल बी द सर्विसेज. जो अपन आईएएस जो सर्विसेज होते हैं, दे आर स्टार्टेड बाय ब्रिटिशर्स. जो आईएएस आईपीएस जो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी तो इंडिपेंडेंस के बाद नाम मिला, पहले उसे सिविल सर्विसेज कहा जाता था, एंड दे आर इट इज स्टार्टेड बाय ब्रिटिशर्स ओनली. सो दिस इज द थिंग. देन पर्सनैलिटीज रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में. प्रीलिम्स में जो एक टॉपिक्स है, एक्ट्स पे जनरली एक क्वेश्चन होता है. आप लक्ष्मीकांत के स्टार्टिंग का पहला ही चैप्टर, अगर आपने जिसने भी लक्ष्मीकांत देखी होंगी, एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, वहां पे इनिशियली पहला ही चैप्टर है एक्ट्स के बारे में. ऑल दोज एक्ट्स कि वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट तक, ऐसे डिफरेंट एक्ट्स है, उसके बारे में एक क्वेश्चन तो ऑलवेज होता है एक प्रीलिम्स में, एंड इट इज इजी वन ऑलवेज. देन सम पर्सनैलिटीज पे आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, लाइक एनी बेसेंट वगैरह. हु इज एनी बेसेंट? यू नो अबाउट एनी बेसेंट? सीम्स लाइक अ फॉरेनर ना. शी प्लेड अ क्रूशियल रोल इन इंडियन इंडिपेंडेंस. INC, you know, INC played a major role for independence of a country, Indian National Congress. She is the first female president of INC.
फीमेल्स पर्सपेक्टिव में देखे जाए तो आई थिंक आई एम अनेबल टू रिकॉल द ईयर एग्जैक्टली, बट इट इज इन 1915 काइंड ऑफ, उसके आगे पीछे ही है। तो उस टाइम में शी वॉज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी एट दैट टाइम। यू नो कैसा होता था कि वी टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट नाउ, बट अपन उस टाइम में बहुत आगे थे, पता है, जब इंडिपेंडेंस स्ट्रगल था, बिकॉज एट दैट टाइम द वुमेन पार्टिसिपेशन वॉज वेरी मच, एंड उस टाइम पे उन्हें लीडरशिप के लिए कभी रोका भी नहीं जाता था। यूजुअली दे प्रमोट टू मोर एंड मोर वुमेन पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम स्ट्रगल। द थिंग्स हैव बीन चेंज्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। पैराडॉक्स नहीं है क्या कि पहले बहुत अच्छा रहा था, फिर इंडिपेंडेंस के बाद में फिर से नीचे हो गया, फिर अभी मूवमेंट करके फिर से और आगे जा रहा है। इट इज अ पैराडॉक्स। तो दिस थिंग शुड नॉट हैपन, लाइक इट शुड बी कर्व लाइक इंक्रीजिंग टर्म्स पे होना चाहिए, बट कुछ उल्टा हो गया। कुछ पॉलिसीज आई, अगर उन्होंने आए तो वुड्स डिस्पैच, दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। आप जो आज एजुकेशन सिस्टम पढ़ते हो, 10th में बोर्ड होना चाहिए, 12th में बोर्ड होना चाहिए, इट इज अ मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन। वुड्स डिस्पैच उन्होंने 1858 में लाया था, इट इज स्टिल गोइंग ऑन। ही इज क्रिएटेड ऑल दोज थिंग्स कि 10th तक होना, फिर 11th 12th होना, फिर 3 साल का ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो इन्होंने उसका एक फाउंडेशन रखा था 1858, आई थिंक, आई कैन रिमेम्बर। उस टाइम में अबाउट, अभी तो कितना हो गया, आई थिंक 150 साल के ऊपर हो गया। सो सी थिंकिंग ऑफ पीपल एट दैट टाइम कि हाउ दे आर अवेयर, लाइक हाउ दे स्ट्रक्चर्ड। तब सोशल मीडिया भी नहीं था, यू कैन से दैट, तो डिस्ट्रैक्शन का कोई इशू भी नहीं था। देन कुछ इसके पॉइंट्स है लाइक सब्सिडरी अलायंस वगैरह, आप डिटेल में देखेंगे जब अपन मॉडर्न हिस्ट्री डिटेल में पढ़ेंगे। देन रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, गदर मूवमेंट हुआ था, जनरली फॉरेन कंट्रीज में हुआ था गदर मूवमेंट, पेरिस, कनाडा, यूएस वगैरह में, जस्ट टू प्रमोट इंडियन इंडिपेंडेंस फ्रॉम अदर कंट्रीज। आईएनसी के बारे में डिटेल्स होगा, उनके इंपॉर्टेंट सेशंस, प्रेसिडेंट। सूरत स्प्लिट इंपॉर्टेंट क्यों होता है कि एक टाइम था सूरत स्प्लिट में कि आईएनसी डिवाइड हो गया था। ऐसा नहीं कि जब इंडियन इंडिपेंडेंस हुआ तो सभी यूनाइटेड थे, वहां पे भी बहुत डिवीजन है, क्योंकि क्या होता है कि उनके पर्सपेक्टिव अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा है कि व्यूज मैच नहीं करते। देयर आर एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स, ऐसा एक टर्म्स है। मॉडरेट्स मतलब कि रूल्स से चलते हैं, हो जाएगा, एंड एक्सट्रीमिस्ट लाइक कि वी गो थ्रू रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, उड़ा देते हैं, दे आर रिवोल्यूशनरीज। बॉम्बिंग एंड ऑल, भगत सिंह वगैरह वो काइंड ऑफ रिवोल्यूशनरीज में, बाल गंगाधर तिलक वगैरह वो रिवोल्यूशनरीज में आते थे। सो दिस इज द थिंग। देन सम पॉलिसीज, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ इज लाइक कि इंडिया से पैसा जो जा रहा था तो वो इंग्लैंड को फंड कर रहा था, इट इज अ ड्रेन ऑफ वेल्थ। कि कैसा है कि यूएस यहाँ काम कर रहे थे, बट यूजुअली वी कॉल इट इंडिया एज अ सोने की चिड़िया, बट वो चिड़िया उड़ के ब्रिटेन चली गई। सो दिस इज अ व्हाट, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ऑब्वियसली इंडिया में पहले क्या था, फॉर एग्जाम्पल कि अकबर के टाइम पे इंडियन इकोनॉमी कंस्टिट्यूट अबाउट 23% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। यू नो 23%, एक वर्ल्ड इकोनॉमी का 23% होना मतलब बहुत बड़ी बात है। अभी यूएस का भी उतना बड़ा परसेंट नहीं है। सो आफ्टर मुगल्स, आफ्टर अकबर, देन कम द ब्रिटिशर्स, और जब वो ब्रिटिशर्स गए तो 1% से भी कम था। सो हाउ मच अमाउंट दे टेकन फ्रॉम इंडिया, दिस इज अ ड्रेन ऑफ वेल्थ। इस पे बहुत सारी थेरीज है, दादा भाई नौरोजी ने बुक भी वगैरह लिखी है, तो वो अपन डिटेल में देखेंगे। दिस मच फ्रॉम हिस्ट्री, क्लियर। नेक्स्ट इज ज्योग्राफी, अनदर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इजीएस्ट वन। अगर समझ गए तो सबसे इजी मार्क्स अगर किसी से आ सकते हैं तो ज्योग्राफी है। पॉलिटी में तो भी आपको रट्टा मारना पड़ेगा, इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट है। क्यों पता है कि ये साइंस बैकग्राउंड में भी बहुत अच्छा क्यों काम करता है। इसमें कैसे है कि थोड़े साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स है मोस्टली। इट टॉक्स अबाउट रिफ्लेक्शन, रेडिएशन, लाइक दिन क्लाइमेट्स में आ गया तो इन्वायरमेंट भी आ गया। देखो इसमें साइंस भी इंक्लूड हो जाता है, इन्वायरमेंट भी इंक्लूड हो जाता है, एक फिजियोग्राफी भी इंक्लूड हो जाती है, और ये सराउंडिंग में है क्योंकि आप उस एनवायरमेंट में रह रहे हो। तो यू शुड नो अबाउट द ज्योग्राफी, तो थोड़ा इंटरेस्ट आता है, और इसलिए इंटरेस्ट आता है तो अंडरस्टैंडिंग जल्दी हो जाती है। अंडरस्टैंडिंग अगर जल्दी होगी तो स्कोरिंग अच्छा होगा, और इसमें स्कोर करना बहुत आसान है, एंड इट इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट टू स्कोर। So you can mention in geography about 16 to 17 question approximately you will get every year.
दे विल शेयर द पीडीएफ। आपको शेयर होती है पीडीएफ? ऑल दोज थिंग्स नहीं होती। मैं क्लास के बाद बता दूंगा, ठीक है। मैंने अभी तक पढ़ा है वो एक भी पीडीएफ शेयर नहीं हुई क्या? आपने बताया भी नहीं मुझे। ज्योग्राफी में कैसा होता है कि डिफरेंट है। फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी में क्या आएगा आपका, इट विल इंक्लूड क्लाइमेट्स। फिजिकल ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी आएगी, क्लाइमेट आएगा, ओशियन करंट्स, यू विल नो अबाउट द कॉन्टिनेंट्स, then you will know about the various currents like and the various winds, kind of different kind of winds are circulating all over the world, like hot winds, cold winds. Then you know about the mountain ranges all over the world, mountain ranges कौन से हैं, different kind of rivers, different oceans, sea। उसके बारे में एक फिजिकल ज्योग्राफी एक मेजर पार्ट कंस्टिट्यूट करता है, जिसमें आप 3 से 4 क्वेश्चन इंक्लूड कर सकते हो उसमें। इट इंक्लूड्स द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, वेटलैंड्स हो गया, कोरल रिफ्स। कोरल रिफ्स पता है आपको? आपने कभी वीडियो देखा है एनजीसी वगैरह में? डीप इनसाइड द ओशन, बहुत ही कलर कलर के होते हैं, यू नो इट्स सीज प्लांट्स टाइप लगते हैं, दे आर कोरल रिफ्स फ्रॉम डिफरेंट कलर्स। जनरली कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, उस पर फिर उसके जूजैंथेले करके उनका एक सिम्बायोटिक रिलेशन है, पॉलिप्स एंड जूजैंथेले का, यू विल लर्न इन हिज एनवायरनमेंट। Then there is a continental drift theory. Initially when you study the geography, you will start with this. कैसा है कि अगर ज्योग्राफी पढ़ना है, इतने कॉन्टिनेंट्स बड़े हैं तो वो कैसे बने, इनिशियली कैसे थे। तो पहले वेगनर ने दी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ही इज लाइक कि पहले जो पूरे कॉन्टिनेंट्स थे, इट इज लाइक अ सिंगल लैंड मास, पूरा ओशियन अलग था और एक पूरा लैंड मास अलग था। बाद में क्या हो गया, ही इज लाइक कि वो टूटकर डिवाइड होना स्टार्ट हुई है, तो उन्होंने एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी कि अलग अलग कॉन्टिनेंट, तो उन्होंने एक स्टार्ट किया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। उसके पीछे का रीजन थोड़ा गलत था, बट इंपॉर्टेंट इसकी उन्होंने स्टार्ट किया, दे हैव गिवन द कॉन्सेप्ट, देन आफ्टर दैट द रिसर्च हैज हैपेंड, देन यू गेट टू नो न्यू थिंग्स अबाउट दैट, सिंपल। देन उसके बाद में फोर्सेस, डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्सेस, इट इज इन डिटेल, ओके। एल नीनो, ला नीना, एल नीनो एंड ला नीना, दीज आर द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इंडियन मानसून। वो एक्चुअली वर्ल्ड लेवल पे जाओगे तो आप इस लाइक कि यू सी इन इट इज इन पैसिफिक ओशियन रिलेटेड, तो उतना डिटेलिंग में नहीं जाते अभी, बट इट इम्पैक्ट्स अवर इंडियन मानसून। अगर एल नीनो आया, इस साल एल नीनो आया, तो इट विल देयर विल बी ड्रॉट इन इंडिया। It is an concept, El Nino, will study in detail, but the reason behind it, kind of. Then human geography. Human geography will include the watershed development program, Ramsar convention, tribes of world, and tribes, different types of tribes live in India, तो उसके बारे में भी एक डिटेलिंग देखेंगे। देन कम्स द इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में पूरा आ गया इंडिया के ज्योग्राफी, मैपिंग से लेके सब, कि कहाँ पे आता है, साउथ वेस्ट मानसून कहाँ से स्टार्ट होता है, थार डेजर्ट में उधर डेजर्ट ही क्यों है, और वो वार्म डेजर्ट क्यों है, लद्दाख का कोल्ड डेजर्ट क्यों है। इन लद्दाख इट इज एन कोल्ड डेजर्ट, in Rajasthan you will see these are the warm deserts, what is the reason behind it, this geography tells everything about that, okay. Then you will study about the various forested regions like grasslands, you know about the wetlands and all those things, and then you will study about the agriculture like the, उसमें आप ये देखोगे कि प्रोडक्ट्स लाइक कॉटन, राइस, मतलब कि वेरियस क्रॉप्स वी ग्रो, सिंपल, ओके। देन इंडियन मैपिंग कम्स। इंडियन मैपिंग में सभी आ जाएगा, रिवर्स, माउंटेन्स, ओके। टोपोग्राफी क्या होता है, लेक्स, वेटलैंड्स, यू कैन सी ऑल दोज इन डिटेल। सो व्हाट हैपेंस कि इन सब चीज़ों पे ना क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी इज अ सिंगल वर्ड, बट इफ यू गो इन अ डिटेल देयर इज अ लॉट देयर, बहुत सारा है उसमें, ठीक है। देन इट कम्स द एग्रीकल्चर, देन मैपिंग लोकेशंस। मैपिंग लोकेशंस ना कैसा होता है कि मैपिंग लोकेशन जनरली करंट रिलेटेड होते हैं, दैट्स व्हाई यू शुड फॉलो द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में कैसा है कि आपको न्यूज़पेपर में क्या फॉलो करना है फॉर मैपिंग, इट्स लाइक कि आपको कॉन्फ्लिक्ट दिया है, वहां पे मेजरली लिखा होता है कि मैंने लास्ट टाइम बोला था कि सूडान में कू हुआ, फॉर एग्जाम्पल कू होना मतलब कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा के मिलिट्री रूल आना। तो आपको क्या करना है कि कू हुआ करके नहीं पूछेगा, यू विल गो ऑन गूगल और वट एवर इट इज, जस्ट लोकेट वेयर इज सूडान, ओके। आपको जाना है कॉन्टिनेंट, किस कॉन्टिनेंट में, ओके, इट इज इन अफ्रीका, ओके। उसके बाद में देखना है सूडान कहाँ है, सूडान देखोगे, यू विल सी द सराउंडिंग कंट्री,
कि उसे कौन सी कंट्रीज सराउंड करती है। उसके बाद में आप चेक करोगे कि ये किसी सी को कनेक्टेड तो नहीं है, इट इज कॉर्नर टू रेड सी और मेडिटेरियन सी, या फिर लैंडलॉक्ड है। तो ऐसे मैपिंग पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उसके लिए आपको सेपरेट स्टडी करने के, कि साइमल्टेनियस स्टडी करना सीखोगे तो बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी। इट्स लाइक दैट। ओके, दिस मच क्लियर, इजी वन। ओके, then in India there are multiple rivers, Ganga, Indus. These are the very small rivers, Dibang and all those things. But you know, in south there is Godavari, Kaveri, Krishna, all those, in Brahmaputra in the northeast. Okay, these are the major rivers. Then protected areas is an important topic. Again, ये तो अपन ने इन्वायरमेंट में अपन देखेंगे, इसलिए कैसा है कि ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट बहुत रिलेटेड है, मैक्सिमम के कोइंसाइड होगा। अगर कैसा हो सकता है कि ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट आप कभी कभी इन्वायरमेंट में लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कैसा है कि जनरली कैसा होता है कि किसी नेशनल पार्क पे क्वेश्चन पूछ रहा है तो दे विल नॉट आस्क अबाउट द नेशनल पार्क, दे विल गिवन द इंफॉर्मेशन इज लाइक कि इट इज एन रीजन वेयर यू फाइंड द एवरग्रीन फॉरेस्ट। वो एक पॉइंट दिया होगा, एवरग्रीन फॉरेस्ट, देन दे विल मेंशन अ स्पीसीज, दिस स्पीसीज इज आल्सो फाउंड देयर। ओके, और उसके बाद में उसका क्लाइमेट भी मेंशन करेंगे कि इस टाइप का क्लाइमेट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट उसमें मिलता है। सो उसके बाद में लिखेंगे विच नेशनल पार्क इज, दे विल गिव द नेम्स। तो इसीलिए ज्योग्राफी पता होना चाहिए आपको। नेशनल पार्क क्या रहेगा, पता रहेगा कि किस एरिया में लोकेटेड है। देन यू आल्सो नो द क्लाइमेट ऑफ आवर इंडिया। ओके, डिफरेंट रीजन में अलग है कि अगर डेजर्टेड दिया है, श्रब्स के नाम दिए तो शायद राजस्थान तरफ हो सकता है, तो राजस्थान तरफ का कोई है क्या, इज इट मुकुंदरा नेशनल पार्क और रणथंबोर काइंड ऑफ थिंग। तो डिफरेंट डिफरेंट, लद्दाख में है तो हिमिस नेशनल पार्क है क्या, कोल्ड डेजर्ट के बारे में लिख रहा है। अगर उसने स्नो लेपर्ड्स, देखो बताया कि तीनों ऑप्शन आएंगे जरूरी नहीं है, लेकिन उसने स्पेसिस में स्नो लेपर्ड डाल दिया, यू नो स्नो लेपर्ड फाउंड इन लद्दाख, ओके, माउंटेनियस रीजन वगैरह में मिलता है। तो ऐसे एक वर्ड से आपको एक नेशनल आंसर मिल जाएगा। दिस इज द थिंग, ये हाउ इट वर्क्स। ओके, देन वेरियस लाज, ला मीन्स क्या होता है, पास। आप जब देख रहे होंगे कि जोजिला, शिपकीला, ये पासेस जो होते हैं माउंटेनियस रीजन में, पासेस मतलब इट्स लाइक कि पास क्या होता है, इट्स नॉट अ पास, बस पास, these आर डिफरेंट वन। जनरली माउंटेन्स आर लाइक दिस, ओके, और इसके बीच में से रास्ता निकलता है, ऐसा रास्ता थोड़ी ना होता है। ओके, रास्ता दो माउंटेन्स के बीच में से जाता है जो कनेक्ट करता है एरियाज को, उसको अपन पास बोलते हैं। उनको इस लैंग्वेज में ला बोला जाता है, जो लद्दाख की नॉर्दर्न साइड की लैंग्वेज है, तिब्बतन लैंग्वेज में उसे ला बोला जाता है, पासेस को। सिंपल, इतना समझ में आ गया। दिस थिंग, ऑल दिस थिंग्स अबाउट प्रीलिम्स, इतना क्लियर है। कल बहुत डिटेल में देखे थे, आज भी जो बचा था वी आर कवर्ड इट। ओके, इतना सब देख लिया, एटलीस्ट यू शुड नो कि प्रीलिम्स कैसा होता है, क्वेश्चन कैसे होते हैं। सो व्हाट आई हैव डन कि एक 2024 का अपन ने क्वेश्चन पेपर लिया, वी डिडंट सॉल्व इट, अपन सॉल्व नहीं करेंगे, अपन एक काम करेंगे, देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछता है या कैसा फॉर्मेट होता है। कि आपको पता होना चाहिए कि एक यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर कैसा होता है। ओके, आंसर्स डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अभी आपका फाउंडेशन है, तो उतना डिटेलिंग पता नहीं है, तो मैं भी उतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप मुझे आंसर ही दो। सिंपल, अपन देखेंगे कि फॉर्मेट कैसा होता है, कि एटलीस्ट क्वेश्चन कैसा आता है, यू शुड नो। ओह शिट, क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस टाइप में क्वेश्चन आते हैं अपन देखेंगे। इट्स लाइक कि देखो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में, ये अभी लास्ट 2 ईयर से आ रहे हैं। स्टेटमेंट बेस्ड, ये एक नया टाइप है, लास्ट 2 ईयर से आ रहा है, और इसके हर साल क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं। अभी स्टेटमेंट बेस्ड में क्या होता है, इसमें कि आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, देन देयर विल बी अनदर स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट रहेंगे। उसके बाद में क्या किया उन्होंने, इसमें चेंज कर दिया, जो ऑप्शंस होते थे दे चेंज लाइक दिस, व्हाट विल दे आस्क, दैट इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट
कि स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 करेक्ट है क्या, और जो स्टेटमेंट 2 है वो पहले का रीजन है क्या। दिस इज असर्शन रीजन काइंड ऑफ, असर्शन रीजन्स के क्वेश्चन देखे होंगे। इट इज काइंड ऑफ इनोवेटिंग थिंग दे हैव डन। उसके बाद में देन दे विल गिव अनदर डिफरेंट ऑप्शंस लाइक कि इट इज नॉट द, इट डज नॉट एक्सप्लेन इट्स स्टेटमेंट 1, लाइक कि उसका रीजन नहीं है काइंड ऑफ। देन दे विल से स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, दिस थिंग। ये थोड़ा आपको पता है, इट सीम्स डिफिकल्ट बट इट्स वेरी इजी इफ यू सी, rather than other options में कैसा है कि 1 2 3 2 3 4 1 3 4 ऑल ऑफ द अबव। इसमें कैसा होता है कि आपको एलिमिनेशन इजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई विल सॉल्व इट, ओके, कि द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। वो क्या हो रहा है कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, वो जो इनकमिंग रेडिएशन सन से आती है, जो सूरज आता है सुबह अपन जो देखते हैं सनरेज आती है, उससे ज्यादा हीट होता है रादर देन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इज लाइक दैट कि अर्थ भी इमिट करते हैं कुछ रेडिएशंस, ओके। अर्थ emits some radiations and some also come from the sun. So he is asking the atmosphere heated more by incoming solar radiation than terrestrial radiation. What happens that certain greenhouse gases are present in our atmosphere. Okay, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो ग्रीन हाउस गैसेस है, उन्हें ग्रीन हाउस गैसेस क्यों बोलते हैं कि वो ना रेडिएशन को ट्रैप करती है, दे ट्रैप द रेडिएशन। अगर क्या करेगा, रेडिएशन ट्रैप करेगा तो गर्मी और बढ़ेगी, ओके। सो व्हाट हैपेंस लाइक कि जो सन से जो रेडिएशन आती है वो उनको पास होने देते हैं, दे डिडंट ट्रैप दैट वन, वो डायरेक्टली आपके अर्थ पे आ जाएगी। बट ग्रीन हाउस गैसेस की स्पेशलिटी क्या है, जो अर्थ जो इमिट करता है रेडिएशन वो उसे ट्रैप कर लेते हैं। सो पहला स्टेटमेंट उसके हिसाब से क्या होगा, गलत ऑब्वियसली, बिकॉज क्या होगा कि एटमॉस्फेयर हीटेड मोर बाय द टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस देन द सोलर रेडिएशंस। व्हाई? बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ओके। तो इसमें क्या होगा, अगर आप इसमें देखने जाए कि पहला स्टेटमेंट करेक्ट है इनकरेक्ट है, तो इस लाइक स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, यू डिडंट नीड टू रीड अ स्टेटमेंट 2, इजी थिंग। तो ऐसा है कि आपको सॉल्व करने की टेक्निक्स आनी चाहिए, थोड़ा सा नॉलेज थोड़ी सी टेक्निक, ओके। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा, टाइम का भी आपका टाइम बचेगा, ओके। अगर रीजन भी देखने जाए तो देखो उसमें भी वही मेंशन किया होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर आर गुड एब्सॉर्प्शन ऑफ द लॉन्ग वेव रेडिएशन। स्टेटमेंट बराबर है, रीजन तो है नहीं उसका, क्योंकि पहला स्टेटमेंट तो गलत ही है, बट ये स्टेटमेंट तो बराबर है। तो ये भी देखना है कि दूसरा स्टेटमेंट बराबर है क्या। अगर आपको कंफर्म है पहला गलत है तो यू गो फॉर द ऑप्शंस, अगर कंफ्यूजन है तो चेक करो, देन गो फॉर द ऑप्शंस, सिंपल। इतना समझ में आ गया। ये एक टाइप के क्वेश्चन होगा, इस टाइप में क्वेश्चन आएंगे स्टेटमेंट बेस्ड होगे। मैंने एक सॉल्व करके बता दिया कि इस लाइक, देन क्वेश्चन विल बी लाइक दिस। ये एक नया टाइप है, ओनली 1 ओनली 2 ओनली 3 एंड ऑल ऑफ द अबव। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ये भी इन्होंने लास्ट 2 ईयर्स में, मैंने बोला था कि कंपटीशन बढ़ रहा है तो यूपीएससी भी अपने हिसाब से बहुत ट्राई कर रहा है जितना डिफिकल्ट हो सके, बिकॉज दे नो, आपको अगर सभी सोर्सेस पता है तो उनको भी सभी सोर्सेस पता है, उनको भी पता है यूट्यूब पे कितना अवेलेबल है, उनको भी पता है कि जो मार्केट्स में जो सोर्सेस है, बुक्स है, सब लिखा हुआ है। तो वो भी उतनी मेहनत नहीं करते हैं पेपर निकालने में, कि वो टेस्ट सीरीज के पेपर से बिल्कुल अलग हो, और वो जो सोर्सेस है उसमें से भी ऐसी चीज़ हो कि जो बच्चे जनरली इग्नोर करते हैं। बच्चे क्या इग्नोर करते हैं, बच्चे फोकस करते हैं नई चीज़ पे, दे स्किप द बेसिक पार्ट्स। यूपीएससी यही खिल जाता है, वो बेसिक पूछता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या। यूपीएससी टोटली एप्लीकेशन बेस्ड, एप्लीकेशन ही पूछता है मैक्सिमम, अप्लाइड पूछेगा, वो सीधा नहीं पूछेगा कि इनकमिंग रेस डायरेक्टली आती है क्या और वो जाती है क्या, और विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रीन हाउस, ऐसा नहीं पूछेगा। उसे अप्लाई करेगा, फिर उसे 2-3 कॉन्सेप्ट कनेक्ट करके एक क्वेश्चन बनाएगा। इट वर्क्स लाइक दैट, दैट्स व्हाई यू आर इन दैट कॉम्पिटिशन। इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि सीरियसनेस बहुत जरूरी है और डिटेल स्टडी भी बहुत जरूरी है। तो ये एक ऑप्शन इज लाइक कि उन्होंने एक पूछा है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव आर द प्रोडक्ट्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। इसमें क्या होता है कि यू हैव टू नो, मतलब कि तुमको पता ही होना, इसमें आप इलिमिनेट कर ही नहीं सकते, बिकॉज ही विल आस्क ओनली वन, बट यू हैव टू, लाइक यू शुड नो विच वन,
वो ये भी नहीं बताएगा कि पहला गलत है या दूसरा बराबर है, ये सबसे डिफिकल्ट वन है। इट्स लाइक ही विल आस्क ओनली टू, सिर्फ दो बराबर है, लेकिन आपको पता होना चार में से दो कौन से बराबर है, तभी आप ओनली टू टिक कर पाओगे। ओनली थ्री, ऑल ऑफ द अबव। इतना डिफिकल्ट ऑप्शन है ये, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे यू विल फील लाइक कि क्या है ये, कि एग्जैक्ट पता होना। मुझे नहीं पता तो मैं क्या करूंगा, मैं एक लॉजिक लगाऊंगा। इट्स काइंड ऑफ लाइक फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई हैव लर्नड इट। इट्स लाइक कि हाउ मेनी ऑफ द अबव प्रोडक्ट्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, here given the option ash and dust तो obvious है, ओके। नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड एंड पायरोक्लास्टिक डेब्रीज, उसमें लिखा है। टेक्निकलिटीज में अगर डिटेल में पढ़े तो NOx और SOx जो है वो प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट्स है जो निकलते रहते हैं, गैसेस, हार्मफुल गैसेस है। तो वोल्केनोज में कोई अच्छी चीज नहीं निकलती। अगर आपने एक कॉमन सेंस लगाया, ओके, कि वोल्केनो से कुछ अच्छी चीज तो नहीं निकलेगी, सिर्फ इतना है कि वो एनवायरमेंट को थोड़ा ठंडा कर देता है, गर्म नहीं होता, वो एक आगे का इम्प्लीकेशन है। बट इट्स लाइक कि नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड, बोथ आर सेम, दे आर पोल्यूशन, पोल्यूशन होता है। NOx SOx आपको पता होगा, पोल्यूटेंट्स है वो। सो यू कैन एक्सपेक्ट दैट दीज टू कैन बी द ऑप्शंस। ये नहीं पता, बट वोल्केनो एक इतना बड़ा है कि वो इमिट क्यों नहीं कर सकता, ओके। वोल्केनो इज अ वेरी बिग इन साइज, उसमें से क्या क्या नहीं निकलता, डिब्रीज निकलती होंगी। यू हैव टू स्टडी इन डिटेल। इफ यू स्टडी इन डिटेल, लाइक कि आप रिसर्च कर रहे हैं तो थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स निकलेंगे, तो इसमें ये भी निकल सकता है। आई विल गो फॉर ऑल ऑफ द फोर, सिंपल। इफ आई डिडंट नो एनीथिंग, इफ आई यूज अ कॉमन सेंस, आई थिंक ऑप्शन इज डी एस। ये एक अनदर टाइप है, ये थोड़ा इजी होता है। इट विल आस्क, ऑप्शंस में दो स्टेटमेंट रहेंगे, वन ओनली, टू ओनली, बोथ, वन एंड टू, नाइदर वन एंड टू। ये एक थर्ड टाइप का है। मैं टाइप्स बता रहा हूँ, क्वेश्चंस के टाइप्स किस टाइप में आएंगे, ठीक है। एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए। स्ट्रीम्स के बारे में इतना आपने पढ़ा नहीं है एक्चुअली। वो ओशियंस में जो आइसोथर्म्स होते हैं, आइसोथर्म्स इज लाइक कि बेल्ट होता है जिसमें यूनिफॉर्म टेम्परेचर होगा, सिंपल। तो उसको एक डिटेल में जब आप पढ़ोगे, करंट्स, कोल्ड करंट्स, वार्म करंट्स, जो करंट्स ओशियंस में होते हैं, एक्चुअली कैसा होता है कि करंट्स फ्लो होते हैं वेरियस रीजन में ओशन में। इट्स लाइक कि नॉर्दर्न एरिया में, आर्कटिक में क्या होगा कि कोल्ड करंट्स होंगे। कोल्ड करंट मतलब ऑब्वियसली ठंडी हवाएं आएगी, बर्फ है। और जो इक्वेटर पे जो होता है, इक्वेटर ऑब्वियसली वार्म होता है, तो वहां से जो ऊपर जाएंगे यूजुअली वार्म करंट होंगे। बस उनके नाम आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, देन यू विल गेट टू नो। दिस इज द इजी वन अगेन। इट्स लाइक कि विच ऑफ द, इसमें कैसे है कि एक इजी होता है कि चार ऑप्शन होते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर वेल नोन एंड एज द टू लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड। ऐसा जनरली कोकोआ अफ्रीका में होती है और इन्होंने मैक्सिमम अफ्रीकन कंट्रीज ही दी है, एंड दिस इज द आंसर, आई थिंक गाना। लास्ट ईयर का पेपर है ये, मैं ऐसा नहीं कि बहुत पुराना ले रहा हूँ, जस्ट 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। तो इसके ही बेसिस पे नेक्स्ट ईयर का अगर आप अटेम्प्ट दे रहे हो तो वो आएगा, सिंपल। देन अगेन दिस वन, उसमें रिवर्स में उन्होंने कैसा पूछा, ये एक अलग टाइप है। ये ऑप्शंस तो चार है, व्हाट दे आर आस्किंग, लाइक वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, मैपिंग, मैपिंग कम्स इन पिक्चर। इट्स लाइक कि उन्होंने पूछा है कि विथ रेफरेंस टू हिमालयन रिवर्स जॉइनिंग अ गंगा डाउनस्ट्रीम ऑफ प्रयागराज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, फॉर एग्जाम्पल इट इज, अगर ये गंगा है, इज कमिंग लाइक दैट, तो वो वेस्ट से लेके ईस्ट तक उनके जो ट्रिब्यूटरीज है वो पूछेगा, डिफरेंट डिफरेंट, कि वेस्टर्न मोस्ट कौन सी होगी और ईस्टर्न मोस्ट, देन क्रोनोलॉजी, यू हैव टू सिलेक्ट अ करेक्ट आंसर, सिंपल। इस टाइप में ज्योग्राफी के क्वेश्चन, इसको ही अगर देखा जाए तो वो उससे इसको हटा के हिल्स दे देगा। आपको समझना है कि क्वेश्चन किस टाइप में अरेंज कर रहा है। आपको अगर समझेगा तो उस टाइम से आपको स्टडी करना भी आसान होगा। ऐसा नहीं कि रैंडमली बस हिल रट्टा मार रहे हैं कि ये हिल वहां पे वहां पे। एक स्ट्रैटेजी से जाओ, नॉर्थ टू साउथ कौनता है, ईस्ट टू वेस्ट कौनता है, ऐसे ऐसे पढ़ोगे तो एक आपको एक पता होगा। वेस्ट फ्लोइंग रिवर में भी ऐसा होता है कि
वेस्ट फ्लोइंग, ईस्ट फ्लोइंग, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होता है वो एक आप उसको याद रखिए। उसके बाद में लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी, राइट हैंड ट्रिब्यूटरी, ये भी पूछ सकता है। ट्रिब्यूटरी लेफ्ट हैंड है या राइट हैंड, किस साइड, किस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ अ फ्लो। उस फ्लो, रिवर का फ्लो कैसा है। ऐसा नहीं कि कैसा भी पकड़ लिए, ये मेरा लेफ्ट था वो मेरा राइट था, नो। उसके फ्लो पे आप डिसाइड करोगे गंगा यहाँ से हिमालय से आती है, ऐसा आके बे ऑफ बंगाल में जाती है, तो आपको इस डायरेक्शन में पकड़ना है, तो ये राइट हैंड ट्रिब्यूटरी हो गई और ये लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी हो गई। इन टर्म्स ऑफ ब्रह्मपुत्रा इट विल बी अपोजिट लाइक दिस। ब्रह्मपुत्रा इस साइड आती है। इफ यू नो द मैप ऑफ इंडिया इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ब्रह्मपुत्रा कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। इफ यू नो द मैप ऑफ इंडिया, if I can draw like this is northeast, okay, and Brahmaputra will come like this। इतना 10वीं तक तो इतना सबको भी पता था कि मैप ऑफ इंडिया कैसा है। तो इस टाइप में, तो ये इस साइड में हो जाएंगे, तो इसमें क्या हो जाएंगे कि इस साइड की जो हो जाएगी वो राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज हो जाएगी और इस साइड की लेफ्ट हैंड हो जाएगी। सिंपल, इतना क्लियर है? सी दिस इज द मैप ऑफ गंगा। ये आपको एक्चुअल में लर्न करना है, और ऐसे बहुत सारे रिवर्स है जो आपको लर्न करना है। इसीलिए जहां पे भी पढ़ाई करते हो, इंडिया का मैप और वर्ल्ड का मैप लगा के रखो। जरूरी नहीं है इतना बड़ा लगाना है, गो फॉर स्मॉल वन, छोटा। कैसा है कि बड़ा रहेगा तो वो लगा ही रहेगा, छोटा रहेगा तो थोड़ा जूम करके देखोगे कहाँ पे है। और अगर किसी स्टडी टेबल पे बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो यूजुअली मैप के साथ स्टडी करो। अगर किसी कंट्री के बारे में दिया हुआ है तो देखो वो कंट्री कहाँ है, किस कॉन्टिनेंट में है। तभी आप जब IRB पढ़ने जाओगे तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का समझ में आता है कि ये कंट्री क्यों स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। पूरा एरिया कवर करता है। इट कवर्स IR, GS2, इट कवर्स GS1 ज्योग्राफी, ओके। फिर उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है अगर देखना जाए तो इट कम्स इन GS3। सी इंटरकनेक्टेडनेस पता होना चाहिए, आप जैसे जैसे सीखोगे वो आपको पता आ जाएगा। तो दिस इज गंगा, यहाँ से गंगा आती। गंगा इज, यमुना इज ऑल्सो ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ओके। गंगा यमुना, इलाहाबाद प्रयागराज, कुंभ मेला। कुंभ मेला, कुंभ मेला पता है ना, कुंभ मेला। और यहाँ पे क्या है, त्रिसंगम है, कौन सा है बताओ? तीन गंगा का, सरस्वती। माइथोलॉजिकल बोला जाता है कि सरस्वती भी यहाँ पे आती है। गंगा यमुना सरस्वती, दिस थिंग। ये देख लिया था स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, ये भी देखा हुआ है। देखो मैपिंग बेस पे, देखो लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने मैपिंग बोला था कि इट विल, मैपिंग पे कैसा क्वेश्चन होता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कंट्रीज का नाम दिया हुआ है, हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज हैव अ बॉर्डर विद द नॉर्थ सी। नॉर्थ सी यूके वगैरह साइड में, यूके, जर्मनी, डेनमार्क जो एरिया में एक छोटा सा सी है, नॉर्थ सी। सो दे विल आस्क द नेम्स ऑफ द कंट्री, या मतलब कि आपको एक मैप पता होना इस टाइप में, तो दे विल लाइक कि आस्क। और ये देखो, ये आपको ध्यान रखना, ये नॉर्थ सी है। विल नो यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड्स है, डेनमार्क है, स्वीडन है, नॉर्वे है, यहाँ फिनलैंड होगा, इधर रशिया आएगा। दिस इज फ्रांस एंड बेल्जियम, इंग्लिश चैनल। तो एक आपको पता होना कि ऐसे मैपिंग स्टडी करनी है। मैपिंग का क्लास होगा, इफ आई टेक द क्लास आई विल टेल यू इन डिटेल, ओके। देन ये एक है भैया, ये नया पैटर्न है अभी, दिस इज न्यू वन। पहले क्या होता है कि आपको होता है मैच द पेयर, दो चीजों में होती है। यूपीएससी हैज इनोवेटेड अनदर थिंग, दे गो फॉर थ्री थिंग्स। डिफिकल्टी लेवल, अगेन सोर्सेस हैव इंक्रीज्ड, अब बहुत सारे सोर्सेज बढ़ गए हैं, बच्चों के पास में एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई है, तो उन्होंने क्या कर दिया, डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया। तो उन्होंने एक नया चीज ला दिया, दे विल आस्क द वाटरफॉल एक है, फिर कौन से रीजन में है, देन उसके बाद में रिवर कौन सी है। जनरली क्वेश्चन क्या होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, अगर आप लोअर लेवल पे देखने जाओ तो वाटरफॉल पूछेगा, रिवर का नाम पूछेगा, सिंपल।
उस टाइप में। या फिर अगर पूछना है कि एक एग्जांपल ले लो कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स की जो कौन सी बे ऑफ बंगाल में ड्रेन आउट होती है, कौन सी अरेबियन सी में होती है, तो एक मैच द पेयर आएगा उस टाइप में। व्हाट दे हैव डन, दे हैव इंक्रीज अनदर पेयर नाउ, डिफिकल्टी लेवल हैव इंक्रीज। ऑलरेडी यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया है क्योंकि 3 चीजें आपको कनेक्ट करनी है, ठीक है। उसने डिफिकल्टी को डबल कर दिया। दे हैव मेंशन ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ऑल ऑफ द अबव। पहले ऑलरेडी ये डिफिकल्ट था, उन्होंने उसको और डबल कर दिया। एग्जैक्ट पता होना आप कि चारों में से अगर ओनली 1 है तो कौन सा है, और 3 गलत है वो भी। मतलब ऐसा है कि अभी आपको यही पता नहीं होना कि कौन सा बराबर है, आपको ये भी पता होना कि कौन सा गलत है, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। प्लीज सी अगेन, ये तो वर्ल्ड के परस्पेक्टिव में और डिफिकल्ट हो गया। दे आस्क अबाउट द रीजन, नेम ऑफ द माउंटेन रेंज, टाइप ऑफ अ माउंटेन। ओके, ओल्ड पैटर्न, न्यू पैटर्न, अगेन ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3। ये एक बेसिक सा पैटर्न, ये थोड़ा ठीक रहता है, इसमें आपको इलिमिनेशन का मौका मिल जाता है। कैसा हो जाता है कि आप 1 2 3 दिया होता है तो 1 2 है, 2 3 है, तो आपको अगर गलत भी पता रह गया ना तो आपको 2 3 ऑप्शन गलत हो जाते हैं। देन यू कम टू 2, देन यू गो फॉर 50-50। ऐसा नहीं कि नैरो डाउन करते आना पड़ता है, तो उस टाइम में ये थोड़ा नैरो डाउन हो जाता है। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट मतलब कि टोटली नहीं, तो 2 टाइप्स के प्रोजेक्ट होते हैं, एक होता है ब्राउन फील्ड, एक होता है ग्रीन फील्ड। ब्राउन फील्ड मतलब पुराने प्रोजेक्ट को ही रिनोवेट करना, ग्रीन फील्ड मतलब नए से स्टार्ट करना पूरा, तो उस टाइप में है ये भी देख लिए थे। सिंपल अगेन, ये तो मैंने बताया था कि वो आपको डिटेलिंग में क्वेश्चन देगा, और मैंने आपको एक नेशनल पार्क का एग्जांपल दिया था, एरिया मेंशन करेगा, क्लाइमेट मेंशन करेगा, स्पीसीज मेंशन करेगा और एक नाम पूछेगा। उसी टाइप में है, देखिए वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पेटलैंड्स which holds about the 3 years worth of global carbon emission from fossil fuels and the possible destruction of which can exert a detrimental effect on a global climate, which one of the following denotes the region। ये रीजन है वर्ल्ड के अलग अलग एरिया से। यहाँ पे क्या करूंगा, आई नो अबाउट द पेटलैंड्स, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेटलैंड्स आर सिचुएटेड इन कॉन्गो इन अफ्रीका। पीटलैंड्स लाइक कि पीट होता है, पीट पता है जो कार्बन का लोवेस्ट फॉर्म होता है, वो क्या होता है कि बहुत लार्जर अमाउंट में कार्बन सिक्वेस्ट करता है। तो वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा पेटलैंड एरिया कॉन्गो बेसिन करके एक एरिया है अफ्रीका में, कॉन्गो रिवर है वहां पे, तो उस पे बेस्ड है। आपको अगर इतना पेटलैंड के बारे में पता रहता, बेसिकली आपको बताइए, पूरा ध्यान में रहना जरूरी नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि लार्जेस्ट, इतना डिटेलिंग नहीं पता बट यू नो अबाउट द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पेटलैंड कहाँ पे है, कॉन्गो बेसिन में है। तो ये सब तो उन्होंने एक डाइवर्ट करने के लिए दिया है, कीवर्ड को ढूंढना है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव सीन दैट इन इट इज, if it is asked about the snow leopard and given there a Hemis national park, स्नो लेपर्ड हेमिस नेशनल पार्क में लद्दाख में मिलते हैं, तो आप सिर्फ स्नो लेपर्ड को टिक करो और नीचे देखो हेमिस नेशनल पार्क है क्या। इस टाइप में एक इजीली सॉल्व हो सकता है बस। ये एक हो गया सिंपल, इतना समझ में आ गया। प्रीलिम्स का क्वेश्चन क्या होता है, प्रीलिम्स के पूरे डाउट्स क्लियर हो गए। अब कोई डाउट है प्रीलिम्स के बारे में? मैंने आपको बता दिया क्या पूछता है, कौन से एरिया से पूछता है, कितना पूछता है, देन क्वेश्चन कैसे आता है। इससे ज्यादा डिटेलिंग क्या होगी, इससे ज्यादा डिटेलिंग सब्जेक्ट का स्टार्ट करना होगा बस, बाकी इससे ज्यादा डिटेलिंग और कुछ कर नहीं सकते। इतना समझ गया? एनी डाउट्स, एनीबडी, नथिंग? शैल वी प्रोसीड, विल गो टू द मेंस। नहीं नहीं, बुक्स रह गए थे आई थिंक, है ना? मैंने आपको बुक्स नहीं बताए थे। ओके
व्हाट टू रीड सब्जेक्ट्स पॉलिटी में मेंशन कर लो आप प्लीज, इतना ही रेफर करोगे सफिशिएंट है, बिकॉज यही बुक्स दिल्ली में भी फॉलो होती है, हमने भी फॉलो की, मैंने भी फॉलो की, और जो अगला स्टूडेंट है वो भी फॉलो कर रहा है, सो एटलीस्ट यू शुड फॉलो दिस बुक्स। दो एनसीईआरटीज है बेसिक सी, उसका नाम लिख लो, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और पॉलिटिकल थ्योरी की। इमेजेस एक्चुअली क्लियर नहीं है आई थिंक, 10th या 11 12th का ऐसे ही आप एक बार गूगल पे सर्च कर लोगे तो कौन से क्लास का है आपको मिल जाएगा। फॉर पॉलिटी एंड देन ऑब्वियसली लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत। दूसरे भी है 11 12 के एनसीईआरटीज, वो भी पढ़ सकते हो आप, बट दीज आर द मस्ट वन, ये तो पढ़नी ही है, दो ये स्किप नहीं कर सकते, बाकी भी है 11 12 के, आप वो पढ़ सकते हो। ओके, जो पढ़ना है जरूरी है मैं वो मेंशन कर रहा हूँ। ओके, और एक सजेशन मेरे साइड से रहेगा कि सोर्सेस को डाइवर्सिफाई मत करना, बी लिमिटेड। ओके, मैंने बताया था लिमिटेड सोर्सेस, मल्टीपल रिविजन्स, एक ही चीज को रिपीटेडली रीड करते रहो, कि क्या होगा कि हो सकता है एक क्वेश्चन छूट जाए पर बाकी के जो 6 है, मतलब कि फॉर एग्जांपल 7 क्वेश्चन आ रहे हैं तो बाकी के जो 6 है वो आप सॉल्व कर पाओगे, उस एक क्वेश्चन के पीछे मत भागो कि वो सॉल्व नहीं हुआ तो इसलिए वो दूसरे सोर्स से आया था। ओके, सिंपल, इतना मेंशन कर दिया पॉलिटी के लिए। देन सेकेंड इज हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या है कि हिस्ट्री में आप एंशियंट के लिए लिखो, एंशियंट में यूजुअली आई प्रीफर दैट तमिलनाडु की एक एनसीईआरटी है, इट इज वेरी फेमस वन, तमिलनाडु एनसीईआरटी, वो एंशियंट मिडिवल दोनों कवर होता है उसमें, तमिलनाडु बोर्ड का आता है, यू विल गेट पीडीएफ इफ यू गोइंग टू डाउनलोड इट, आपको एक टेलीग्राम पे सर्च करो तमिलनाडु पीडीएफ फॉर एंशियंट मिडिवल, यू विल गेट इट इजीली, या फिर गूगल पे भी सर्च करोगे तो मिल जाएगा। उसमें क्या हुआ है, उसने एक डिटेलिंग दी है बहुत ही अच्छे तरीके से, स्ट्रक्चर्ड वे में है, एंशियंट और मिडिवल इंक्लूडिंग ऑल किंगडम्स एंड ऑल, लाइक किंग्स एंड ऑल एवरीथिंग। एंशियंट के लिए कर लिया। देन आर्ट एंड कल्चर के लिए दो एनसीईआरटी है, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, बेसिक एनसीईआरटी है, यू शुड रीड, कि कोई एक रेफरेंस बुक पढ़ने से पहले एक बेसिक एनसीईआरटी पढ़ लो। आप लक्ष्मीकांत जो बेच है कि डायरेक्टली लक्ष्मीकांत मत स्टार्ट करना, पहले एनसीईआरटी पढ़ लेना। एनसीईआरटी इजी लैंग्वेज होता है, वो एक आपको छोटे मोटे या लोकल एग्जाम्पल लेके समझाता है कि किस तरह से पढ़ना है, कि किस बारे में वो बोलना चाहता है, देन गो फॉर अ रेफरेंस बुक, पहले एनसीईआरटी पढ़ लो। पार्ट 1 पार्ट 2 दो आते, आई थिंक दूर से दिख रहा है क्या क्लियरली, ईयर नहीं दिख रहा, यू जस्ट सर्च ऑन गूगल। ओके, इतना तो कर ही लोगे। देन आर्ट एंड कल्चर के लिए एक बुक है नितिन सिंघानिया की, यू कैन रेफर दिस वन फॉर आर्ट एंड कल्चर। देन फॉर मॉडर्न हिस्ट्री एवरीबडी नो स्पेक्ट्रम, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अगर डिटेलिंग चाहिए तो आप उसके पहले एक दो एनसीईआरटी पढ़ सकते हो इफ यू वांट, अदरवाइज यू कैन स्टार्ट फ्रॉम स्पेक्ट्रम ऑल्सो। स्पेक्ट्रम भी थोड़ा नोट्स फॉर्मेट में ही है, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है, हार्ड काइंड ऑफ नोट्स फॉर्मेट में, इट इज काइंड ऑफ नोट्स ओनली। नहीं, स्पेक्ट्रम भी पता है कि एक नोट्स फॉर्मेट में है यूजुअली, अगर लेकिन आपको अगर नोट्स पढ़ना है, इफ यू वांट कि आपको अगर कंपेयर करना है तो जनरली ना बुक मत लो, क्या करो कि आप गूगल पे जाओ, एनसीईआरटी सर्च करो, यू विल गेट पीडीएफ इन फ्री एनसीईआरटी की साइट पे। अगर एक बार आप स्पेक्ट्रम तो आपको लेनी ही है, ओके, तो क्या करो इन एनसीईआरटी से एक बार आपको अगर सेटिस्फाई है, क्योंकि ये क्या होता है एस्पिरेंट टू एस्पिरेंट डिफर करता है, somebody रेफर दैट थिंग, तो आप एक बार उस पर देख लो कि कुछ डिफरेंट तो नहीं है या इजी लैंग्वेज नहीं है, अगर आपको कंफर्टेबल लग रहा है तो आप स्पेक्ट्रम से स्टार्ट करो, अदरवाइज जस्ट रीड वन टाइम एनसीईआरटी, क्लैरिटी के लिए एनसीईआरटी देख लो एक बार, देन स्टार्ट फॉर स्पेक्ट्रम। एनीथिंग एल्स, एनी डाउट्स, इतना लिख लिया, इट्स ऑल अबाउट हिस्ट्री। देन ज्योग्राफी, ये 4 बेसिक एनसीईआरटी है 11 12 की, ये पढ़नी है ज्योग्राफी के लिए।
Indian economy, Indian people and economy, fundamental of human geography, India physical environment, and fundamental of physical geography. I'll read it. Okay. India people and economy. Then second will be the fundamental of human geography. Third one will be the fundamental of physical geography. And the fourth one will be the India physical environment. और फिर एक बुक है जीसी लियोंग करके, सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी इसका नाम है, जीसी लियोंग करके फेमस है. हिज नेम इज गो चेंग लियोंग, बट यू मेंशन जीसी लियोंग. Done. Next. Then for environment comes a book on the name of PMF IAS publish करता है. इन्वायरमेंट की बुक है, बेस्ट बुक फॉर इन्वायरमेंट. कि दूसरा सोर्स आपको इतना, पहले शंकर आयस होता था. यूजुअली क्या होता था कि पहले शंकर आयस फेमस था कि बहुत लोग प्रीफर करते थे शंकर आयस का इन्वायरमेंट का बुक. बट आफ्टर टाइम क्या होगा कि उन्होंने PMF IAS का बुक आया जो उससे भी एडवांस एंड डिटेलिंग विथ डायग्राम्स एंड ऑल, पिक्चर एंड ऑल. तो एक उसके लिए एक बेस्ट बुक है इन्वायरमेंट के लिए, जो मेजरली मैक्सिमम एरिया कवर करता है. PMF IAS का इन्वायरमेंट आता है. दीज आर ऑल अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट. ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, तो आप बुला सकते हो कभी भी. इकोनॉमिक्स के लिए क्या है, इंडियन इकोनॉमिक, ये दो NCERT लिख लो. ये NCERT से बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको पता चलेगा. इकोनॉमी इज अ न्यू सब्जेक्ट फॉर मेनी स्टूडेंट्स जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से नहीं है, साइंस बैकग्राउंड से, उनके लिए न्यू सब्जेक्ट होता है. तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स एक है, क्लास 12 का है, और इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 11 का है. फोटोज इसलिए डाले हैं बिकॉज आप जब देखो तो एटलीस्ट यू कैन रिकॉल कि उसके बजाय दूसरा कुछ भी ऑर्डर मत कर लेना. इसीलिए मैंने वो थोड़े ब्लर है पिक्चर्स, बट यू शुड नो कि विच NCERT इज. इकोनॉमी जहाँ सर लेंगे तो वो आपको एक डिटेलिंग में पूरा PPT फॉर्मेट में सब पढ़ाते हैं, तो वो एटलीस्ट यू कैन रेफर देयर सोर्स. ओके, मैं एक बेसिक करके एक, इसलिए बेसिक आपके फंडामेंटल क्लैरिटी के लिए दो NCERT मैंने बताए, बस दिस मच इज सफिशिएंट फ्रॉम प्रीलिम्स. इतना ही सब्जेक्ट मेंशन किए थे ना प्रीलिम्स में अपन ने. क्या क्या था? साइंस एंड टेक इज मोस्टली करंट बेस्ड. ओके, साइंस एंड टेक के लिए ऐसा स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं मिलेगा. मतलब कि अगर प्रीलिम्स है तो एटलीस्ट, मतलब बिफोर प्रीलिम्स यू शुड प्रेफर PT365. You know about PT365? Vision has publishes PT365. तो ओवरऑल द ईयर में कैसा है कि साइंस के 80 to 90% करंट बेस्ड होते हैं. साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो होता है कि करंट इवेंट्स में क्या हुआ है, कौन सी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, उस बेस पे ही क्वेश्चन आते हैं. मैक्सिमम 80 to 90%. स्टैटिक बहुत कम होता है. इसलिए इसलिए इसका कोई सोर्स प्रीफर नहीं करते, क्योंकि ऐसा है कि जो क्लास नोट्स बताए होते हैं, क्लास नोट्स होते हैं करंट बेस्ड होते हैं कि कौन सी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी बताई जाती है. और बिफोर प्रीलिम्स गो फॉर विजन IAS PT365. होलिस्टिक कवरेज होता है पूरा, जितने भी टॉपिक्स हैं, और मतलब कि पूरा एक ईयर का PT365 होता है. यू विल रेफर दैट वन. दिस इज द बेस्ट सोर्स. अगेन एनीथिंग, और कुछ छूट गया? डन.
ये ना यूपीएससी का सिलेबस है, ये यूपीएससी के साइट पे है एग्जैक्ट। जब आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे यूपीएससी के साइट पे से, तो दिस विल बी सिलेबस, ये मैंने आपको डिटेलिंग में बताया था। और मेंस का इट विल बी लाइक दिस, GS1, इसमें क्या क्या आएगा देख लेते हैं, ठीक है। मेंस का पता है 250 मार्क्स का पेपर होता है एक, मैंने डिटेल में बताया था, आपने आप थे तो प्रेजेंट जो भी थे। आप न्यू स्टूडेंट्स हो क्या, मतलब जस्ट फॉर ओरिएंटेशन? अच्छा मेरा पहला लेक्चर, आप मतलब इसके पहले 2 लेक्चर्स में नहीं थे क्या? आप एडमिशन हो गया आपका? ओके ओके। नहीं, आप लिख नहीं रहे ना कुछ, इसीलिए बोला कि यू आर नॉट राइटिंग एनीथिंग काइंड ऑफ, सो एटलीस्ट मेंशन समथिंग प्लीज। मुझे समझ में आएगा कि कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, कि यू विल थिंक लाइक कि नथिंग इज इम्पोर्टेंट लाइक दैट। ओके, पेपर 2 GS1। ओके, GS1 जनरल स्टडीज में क्या क्या आता है? GS1 में एक यूपीएससी का सिलेबस है, जिसमें आपको मेन हेडिंग दी है। मैंने एक दिखाने के लिए दिया है, आई हैव वन सोर्स, इट गिव्स अ डिटेल स्टडी अबाउट अ मेंस, इट विल हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग नोट्स ऑल्सो। कि आपको एक डिटेलिंग में कैसा है कि यहाँ एक हेडिंग दी है, बस उन्होंने क्या किया है कि फॉर एग्जाम्पल इंडियन कल्चर हो गया, मैं आपको सोसाइटी देगा, उन्होंने एक सिंपल दिया है कि सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। अब कैसा है कि आप नए हो, तो क्या आपको एक डिफिकल्टी आती है कि इसमें आप फिर पढ़े तो कितना डिटेल में पढ़े। सो मेरे पास एक सोर्स है जो मैं रेफर करता था, आई शो यू। मैंने तो इसलिए दिखाया कि एक यूपीएससी में एक ऐसा मेंशनड है, GS1 GS2 GS3 GS4 में ये मेंशनड है, ठीक है। मैं आपको एक डिटेलिंग में दिखाता हूँ कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में, कि उसको एक डिटेलिंग में अपने ब्रेक करके किया है, कि उसमें किस क्वेश्चन पे, वो भी प्रीवियस ईयर बेस पे उसे एक डिटेलिंग की गई है। कि व्हाट इट कैन आस्क इन एग्जाम, टॉपिक वाइज बोल सकते हैं उसे, कि एक टॉपिक वाइज डिटेलिंग में मेंशन किया गया है कि बहुत डिटेलिंग में हो, बट वो आपको पढ़ाई करने बहुत ईजी जाएगा। नोट्स मेकिंग के लिए फॉर एग्जांपल, कि आपको नोट्स बनाना है, तो उसमें इश्यूज मेंशन करने हैं या नहीं, वे फॉरवर्ड डालना है नहीं, तो उसमें एक आपको, इसमें यूपीएससी में देखो उसमें कैसे है कि डिटेल में यूपीएससी में ये मेंशन किया है उसने, कि सोसाइटी, अपन स्टार्ट करते हैं GS1 से। GS1 इट टॉक्स अबाउट द इंडियन सोसाइटी। उसमें मेंशन किया है कि सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, मेन हेडिंग ऐसी दी है। इफ वी ब्रेक इट डाउन इन डिटेल, इफ वी सी सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, व्हाट इट कम्स इन सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है। तो उसमें क्या आएगा कि व्हाट इज इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी क्या है। देन इट विल कवर कि इट इज एक, इज इट अ मेंटल कंस्ट्रक्ट और अ लिविंग रियलिटी, कि एक मन से बनाया हुआ, एक जो बोलते हैं कि एक हाइपोथेटिकल थिंग है सोसाइटी, या फिर एक रियलिटी है जिसमें अपन रह रहे हैं। तो दिस थिंग विल बी कवरिंग व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, क्या है, मल्टीकल्चरलिज्म है, अलग अलग, मतलब अगर सोसाइटी में देखे जाए तो अलग अलग प्रकार के लोग हैं, उनका एक अलग अलग कल्चर है, अलग अलग फूड है, फूड के बाद में उनका रहन सहन अलग है। विल सी फ्रॉम यू गो फ्रॉम नॉर्थ टू सोसाइटी, नॉर्थ टू साउथ, द रूल्स और द सोसाइटी चेंजेस बाय रूल्स, कि अलग अलग रूल्स होते हैं, उनके एक कल्चर होते हैं, उनके एक ट्रेडिशन होते हैं। नॉर्थ का अलग है, बीच में जाओ तो मिक्सिंग है नॉर्थ साउथ की। इफ यू सी लाइक महाराष्ट्र कम्स इन बिटवीन बोथ ऑफ देम, ओके, कि वी लव साउथ इंडियन फूड ऑल्सो एंड नॉर्थ इंडियन ऑल्सो, है ना, क्योंकि वी लव ब्रेकफास्ट लाइक डोसाज एंड इडली इन मॉर्निंग। दिल्ली में नॉर्थ साइड में वो उनको नहीं पसंद, दे लाइक छोला भटूरा एंड आलू पराठा, दिस थिंग। तो एक कुजीन का हो गया, बट एक डिफरेंस है, वो शो करता है कि सोसाइटी कैसे अलग है, इंडियन सोसाइटी कैसे अलग है, इंडियन कल्चर कैसे अलग है। तो उसमें एक डिटेलिंग देखने जाए तो एक आपको कॉजेस ऑफ चेंजेस क्या है, फिर उसके मतलब कि क्या पढ़ना चाहिए, वो एक मेंशन किया है डिटेल में, कि अगर आप देखना जाए तो इससे क्या है कि क्लैरिटी आती है। अगर कोई एक नया स्टूडेंट है, ही ओनली सी द सैलेंट फीचर्स मेंशन किया है, तो क्या होगा, एक फीचर होगा, इशू होगा, बट नहीं, व्हाट यू हैव टू सर्च फॉर, लाइक कि इसमें आपको एक दिया हुआ है कि आप सेल्फ स्टडी किस चीज में कर सकते हैं। क्योंकि एक साइलेंट फीचर डालोगे तो छोटा सा एक आएगा, एक पेज आएगा, बट यू गो फॉर दीज टॉपिक्स, search separately on at least on ChatGPT. Hopefully everybody use ChatGPT.
ओके, यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, ओके, यूज करो जितना हो सके। उसके बाद में सिमिलरली डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, व्हाट इज डाइवर्सिटी, टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटीज इन इंडिया, अलग अलग डाइवर्सिटी है, नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो अलग है, ईस्टर्न पार्ट में अलग है, कोलकाता इज डिफरेंट काइंड ऑफ, यूपी बिहार इज डिफरेंट, देन इन सेंटर इज डिफरेंट इन मध्य प्रदेश, देन इन साउथ, साउथ में भी जाओगे तो अलग वेरिएशंस है, यू नो द एवरी स्टेट्स हैव देयर डिफरेंट लैंग्वेज, कर्नाटका हैव कन्नड़, तमिलनाडु हैज तमिल, आंध्रा हैज तेलुगु, इन केरला यू गो मलयालम, आपने देखे थे डांस फॉर्म भी देखे थे कि अलग अलग स्टेट का, तो इट इज काइंड ऑफ अ डाइवर्सिटी, यू कैन सी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता भारत की विशेषता, यू नो दिस थिंग, सुना होगा ना। देन उसके बाद में एक थर्ड टॉपिक दिया था उन्हें, रोल ऑफ अ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन मोस्टली, वुमेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इंडियन सोसाइटी, इट कवर्स अ वेरी ब्रॉडर आइडिया, ठीक है। व्हाट आर द वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि बहुत सारे इंडिया में फ्रॉम सिंस इंडिपेंडेंस डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हुए, फॉर एग्जाम्पल अगर करंट कंटेक्स में देखे जाए तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, फॉर एग्जाम्पल, इट इज ऑल्सो अ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, इट वर्क्स फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ अ वुमेन, ठीक है, कि कौन से इश्यूज है क्या एड्रेस करना चाहिए। वैसे ही प्री इंडिपेंडेंस में देखें तो ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस होती थी, उन्होंने अलग अलग ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनी है, उनका क्या काम था, हाउ दे वर्क, इट इज काइंड ऑफ थिंग, उसमें एक आपको उनका लेवल ऑफ पेनिट्रेशन क्या था, रे ऑफ होप, फ्यू केस स्टडीज रहेंगी, केस स्टडीज होना मतलब कि उनके एग्जांपल्स देखना, सिंपल केस स्टडीज कि हाउ दे हैव वर्क, इस वे में आएगा। देन प्रॉब्लम फेस्ड बाय वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, आई टेक अ मेन टॉपिक बिकॉज बहुत लंबा है, अगर एक एक देखने जाए तो मैं आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूँ कि जीएस वन में क्या आता है, इंडियन सोसाइटी क्यों मेजर पार्ट करता है, कि जीएस वन में ना बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, आपको हिस्ट्री भी आएगा, ज्योग्राफी भी आएगा, उसके बाद में सोसाइटी भी आएगा, पर सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन आएंगे जीएस वन में तो वो इंडियन सोसाइटी के होते हैं, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन, उसके बाद में फिर ज्योग्राफी और हिस्ट्री आता है, इसीलिए इंडियन सोसाइटी सिर्फ मेंस के लिए पढ़ा जाता है, आप प्रीलिम्स में नहीं देखोगे इंडियन सोसाइटी, इट इज ओनली मेंशनड इन मेन सिलेबस, तो यू हैव टू स्टडी इन डिटेल फॉर मेंस ओनली। देन अदर टॉपिक कम्स इन सोसाइटी इज द पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इशू, इट इज अ मेजर प्रॉब्लम फॉर आवर कंट्री, पॉवर्टी, इट हैज बीन ऑलवेज बीन सिंस इंडिपेंडेंस, बट वी आर ओवरकमिंग इट, ओके, अपन अपलिफ्ट कर रहे हैं पॉवर्टी से, बट टोटली अभी तक इरेडिकेट नहीं हुई है। डेवलपमेंट इज ऑलवेज एन इशू, डेवलपमेंट कैसा है कि स्टिल नॉर्थ ईस्ट इज लैगिंग बिहाइंड द मेनलैंड इंडिया, फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी इट इज वेरी मच लैगिंग बिहाइंड नॉर्थ ईस्ट, मतलब नॉर्थ ईस्ट पूरा नहीं, लाइक कि आसाम इज प्रिटी मच डेवलप्ड एंड मॉडर्न ऑल्सो, बट इफ यू गो फॉर अ मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, वहाँ पे डेवलपमेंट एक इशू है, उसमें उनकी जोग्राफिकल लोकेशन आ जाती है, कुछ इशू क्यों इशू है उसमें, कुछ अदर एस्पेक्ट आएंगे, जोग्राफिकल लोकेशन, एक्सेसिबिलिटी टू सी वगैरह, ये डिफरेंट एस्पेक्ट आएंगे, दिस थिंग विल बी देयर, द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, देन वेरियस मॉडल, क्राइसिस ऑफ डेवलपमेंट, उसे एक डिटेल स्टडी में आप जब पढ़ने जाओगे तो वो आएगा। देन पॉपुलेशन, दिस इज एन अनदर थिंग, दे यूजुअली आस्क क्वेश्चन ऑन पॉपुलेशन ऑल्सो, पॉपुलेशन क्यों है, क्योंकि अपना पॉपुलेशन है ही उतना, वी आर मोर देन 1.4 बिलियन, ठीक है, इतना तो एक कॉन्टिनेंट का भी नहीं है, अगर यूएस वाला कॉन्टिनेंट दोनों भी नॉर्थ साउथ भी मिला देंगे, नॉर्थ अमेरिका सदर्न अमेरिका, फिर भी इंडिया के आगे नहीं बढ़ पाएगा, दैट्स वाई पॉपुलेशन फॉर्म्स अ मेजर टॉपिक इन द इंडियन सोसाइटी, इतना पॉपुलेशन रह के भी स्टिल वी आर सर्वाइविंग प्रिटी वेल, सो दिस इज एन लाइक कि फीचर हो गया कि एक पॉजिटिव एडवांटेज हो गया अपना, वी आर टेकिंग इट एज अ एडवांटेज, वी कैन ऑल्सो टेक इट एडवांटेज, दस लाइक कि डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसे बोला जाता है, कि अपने कंट्री में सबसे ज़्यादा जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड इस लाइक कि जो पॉपुलेशन आफ्टर 16 to 15 ईयर्स में सबसे ज़्यादा है, उसका ऐसे कि एक उसका एक मैप होता है जनरली पॉपुलेशन में, इट्स लाइक कि ये ऐसे शेप में होता है, अगर आप ऐसे देखा जाए तो ऐसे टाइप में होता है, जहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड काइंड ऑफ ज़्यादा होता है, मतलब ये 15 to 60 ईयर्स का जो वर्किंग एज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए या प्रोग्रेस करने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्यों, वहाँ पे वर्कफोर्स बहुत ज़्यादा है, जितना वर्कफोर्स ज़्यादा होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, सिंपल बेसिक थिंग। देन अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन इंडिया में हुआ है
बट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, मेजर प्रॉब्लम इज अ स्लम। अभी कैसा हो रहा है कि अर्बनाइजेशन, जो प्रॉपर अर्बनाइजेशन हो रहा है वो आउटर एरियाज में हो रहा है, बट आप जब सेंटर में देखोगे तो बहुत कंजेशन है, कंजेशन बहुत ज़्यादा है, प्रॉपरली प्लान नहीं है, प्लान सिटी नहीं होने के वजह से दिस थिंग कम्स अक्रॉस। लाइक कि अदर अर्बनाइजेशन इशू लाइक द ट्रांसपोर्ट इज एन इशू। कैसे हो रहा है कि जस्ट लाइक कि नाउ डेज नागपुर इज गोइंग विद द वे, फॉर एग्जाम्पल कि नागपुर में जिस टाइम मेट्रो बननी चाहिए थी उस टाइम बन गई, बट इफ यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ सिटीज लाइक पुणे एंड मुंबई, इट इज़ बीइंग डेवलपिंग नाउ, जबकि वो अपने पीक पीरियड पे, डेवलपमेंट पीरियड के आगे चले गए हैं। तो अभी कैसा हो रहा है कि अभी वो एक्सपांड हो गया है, स्ट्रक्चर्ड वे में एक्सपांड नहीं हुआ है, तो जगह का इश्यू आ जाता है। उसमें कैसा होता है कि आपको डेवलपमेंट में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, अलग अलग ऑब्स्टेकल्स आते हैं, तो वो हैम्पर करते हैं कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट को। दैट्स वाई कैसे ओवर क्राउडेड हो जाता है, क्योंकि पुणे का बस सिस्टम जो है वो ओवर क्राउडेड है। इफ एनीबडी हैज वेंट टू पुणे, दे विल सी कि वहाँ ट्रैफिक कंजेशन भी अभी बढ़ रहा है, पहले ऐसा नहीं था। In terms of that, Nagpur is going forward, how it is going forward, like we are building multiple, आप बोल रहे होंगे कि इतनी फ्लाईओवर की जरूरत क्या है, बट इट इज लाइक कि फॉर द फ्यूचर पर्सपेक्टिव इट विल डीकंजेशन करेगा जो भी ट्रैफिक का होगा। आप 5 साल पहले देखो, नागपुर में इतना ट्रैफिक नहीं था, कि इतनी गाड़ियां नहीं थी, बट कैसा हो रहा है कि ईयर बाय ईयर वो बढ़ते जा रहा है, क्योंकि डेवलपमेंट हो रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, तो ये सब चीज़ें बढ़ेगी, कंजेशन बढ़ेगा, इसीलिए पहले से ही स्टेप्स लेना जरूरी है। तो दिस थिंग, ओके। अनदर इशू इज द रूरल अर्बन माइग्रेशन होता है, वो अनइवन होता है जनरली। फॉर द सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट देर इज ऑलवेज अ माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। Then other things, sanitation, environment, housing. Housing is a major issue in Pune right now. If you seen that the rent is going on rocketing high prices, kind of कि जो पुणे में जो prices है rent के, it is going for 1 BHK about 20K, 20,000। It's like कि वो housing वो एक issue हो गया kind of। So then pollution, then step taken आप देखोगे। उसके बाद में आता है globalization। What is globalization? Globalization क्या होता है? Tell me about globalization. Yes? हाँ हाँ यस। अब बेसिकली कंट्री, फॉर एग्जांपल कंट्री पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ, अपने कंट्री को वर्ल्ड से कनेक्ट करना, कि आपका इंटरकनेक्टनेस है डिफरेंट कंट्रीज के साथ, कि अलग अलग कंट्रीज है। पहले इतना नहीं होता था, पहले कैसा होता है कि क्लोज्ड इकोनॉमी होती थी, दे आर फोकसिंग ऑन देयर कंट्री ऑल्सो। नाउ इट्स ऑल अबाउट लाइक दे आर सम थिंग्स, न्यू थिंग्स केम इन पिक्चर लाइक सप्लाई चेन। कैसा होता है कि अभी एक जगह पे एक चीज नहीं मैन्युफैक्चर कर सकते, यू हैव टू इम्पोर्ट इट, समथिंग यू एक्सपोर्ट इट, तो उसमें एक इंटरकनेक्टेडनेस होना, इसलिए ग्लोबलाइजेशन करके टर्म है। वी हैव डन एलपीजी रिफॉर्म्स लाए थे, तो उसमें ग्लोबलाइजेशन वाज वन ऑफ द टॉपिक इन 1991 ड्यूरिंग मनमोहन सिंह वाज द फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर। दिस मच इज क्लियर। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सोसाइटी ओवरऑल इंपॉर्टेंट है, क्यों? सोसाइटी में क्या है कि थोड़ा लिमिटेड है, पता है आपको। एक जो हेडिंग है ना, उस पर ही क्वेश्चन आता है। इफ यू गो थ्रू दिस, ऐसा है कि वुमेन में पूछेगा तो वुमेन में अलग अलग पर्सपेक्टिव पूछेगा, पर वुमेन पे ही पूछेगा। अर्बनाइजेशन पे पूछेगा तो अलग अलग पर्सपेक्टिव बचेगा, कि फॉर एग्जांपल अर्बनाइजेशन पे पूछ रहा है तो अर्बन फॉरेस्ट के बारे में पूछ लिया, उसने सोसाइटी को एनवायरनमेंट से कनेक्ट कर लिया, बट इट इज अबाउट द अर्बनाइजेशन ओनली। तो इसमें ऐसा है कि थोड़ा लिमिटेड है, एक हेडिंग दी है उस पर पूछेगा, सिर्फ आपको डायमेंशंस कवर करने अलग अलग, सिंपल। फिर सोशल एम्पावरमेंट, सोशल एम्पावरमेंट इजी टर्म है, वो सबको सोशल एम्पावरमेंट करना, हाउ टू एम्पावर दे। सोशल एम्पावरमेंट की क्या जरूरत है, कि व्हाई डू वी नीड सोशल एम्पावरमेंट काइंड ऑफ थिंग। किसी क्वेश्चन में आ रहा है तो वो ऐसा मेंशन कर सकता है कि व्हाट इज द नीड ऑफ अ सोशल एम्पावरमेंट, मेंशन द इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इट इज अ सिंपल क्वेश्चन, अगर स्ट्रक्चर करने जाए तो ये बेसिक सा है। इट इंक्लूड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड अदर थिंग्स आल्सो। देन कम्स द कम्युनलिज्म। मैंने आपको बताया था कम्युनलिज्म क्या होता है। जनरली दो रिलीजियस कम्युनिटी के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कम्युनिटीज भी हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है वो, ठीक है।
अगर कम्युनलिज्म आता है तो उसके बाद में सेकुलरिज्म भी आता है। सेकुलरिज्म इज अ वर्ड मेंशन इन आवर प्रेम्बल, ओके। पॉलिटी में भी आता है। सेकुलरिज्म इज लाइक कि डजंट फॉलो एनी रिलीजन, कोई भी रिलीजन नहीं होता, ठीक है। ये स्टेट जो है सेकुलर है, मतलब कि किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करता, ओके। दैट इज अ सेकुलर, वी आर अ सेकुलर कंट्री, वी आर नॉट प्रमोटिंग एनी रिलीजन, वी आर नॉट फंडिंग एनी रिलीजन, लाइक कि गवर्नमेंट, इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट personally you can do, but in terms of a government, we are talking in terms of a government, we are a secular country। कि सेकुलर में इस लाइक कि टैक्स कलेक्टेड मनी कोई भी रिलीजन को प्रमोट नहीं होगा, प्रमोट करने के लिए स्पेंड नहीं होगा। इट शोज और सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म उसमें अलग अलग है, गांधी जी ऑन रिलीजन, फिलोसफीज भी मेंशन आएंगे अलग अलग पर्सनैलिटीज की। देन कम्स द रीजनलिज्म। इन इंडिया देर आर वेरियस रीजन, इफ यू सी देर इज अ नॉर्थ साउथ डिवाइड। रीजनलिज्म अलग अलग बेसिस पे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ अ कल्चर, ऑन द बेसिस ऑफ एन एरिया बोल सकते हैं। अगर बेसिक लेने जाए तो रीजनलिज्म इन महाराष्ट्र में भी है, वी आर विदर्भियंस, इट इज एन रीजनलिज्म छोटे लेवल पे। बड़े लेवल पे जाओगे अगर ऑल ओवर द इंडिया में तो नॉर्थ साउथ डिवीजन, रीजनलिज्म अलग अलग लेवल। लिंग्विस्टिक जाओगे तो साउथ में भी डिवीजन आएगा, वी आर कन्नडा, दे आर तेलुगु, वी आर तमिलियंस, वी आर मलयालम्स, रीजनलिज्म वो हर एक टॉपिक्स पे डिफर करेगा, बट वो एक रीजनलिज्म डिवाइड करता है, वो अलग लेवल पे अलग अलग होगा, सिंपल इतना, ठीक है रीजनलिज्म के बारे में। देन कम्स द अनदर टॉपिक वर्ल्ड हिस्ट्री। हार्डली एक क्वेश्चन आता है, मतलब लीस्ट एक्सपेक्टेड होता है वर्ल्ड हिस्ट्री पे क्वेश्चन, क्योंकि बहुत कम, कभी कभी तो नहीं भी आता है। तो मोस्टली मेजर जो थिंग्स है उसमें कवर की जाती है, तो बहुत कम चांसेस होते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री पे क्वेश्चन आने के मेंस में। इट्स लाइक कि मिडिवल हिस्ट्री ऑफ प्रीलिम्स जो पहले होता था, कि यूजुअली स्टूडेंट्स कीप द मिडिवल हिस्ट्री, बट अभी नहीं, वैसा नहीं है ये। यहाँ का मिडिवल हिस्ट्री काइंड ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या आता है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था, फॉर एग्जाम्पल इनोवेशन ऑफ अ स्टीम इंजन, इंजिन्स का बनना, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का बनना, दैट वाज द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। देन आफ्टर दैट कम द फ्रेंच रिवोल्यूशन। फ्रेंच रिवोल्यूशन आया था 1899 आई थिंक। यू नो द टर्म इक्वालिटी, लिबर्टी, इट कम्स फ्रॉम हियर। पहले नहीं पता था, वो फ्रेंच से, फ्रांस से ही आया। फ्रेंच रिवोल्यूशन जब हुआ था उसके बारे में एक रहेगा कि फ्रांस अंडर नेपोलियन, फिर वो एक थोड़ी हिस्ट्री देखेंगे, नेपोलियन बोनापार्टे, आपको सबको पता होगा, ये नाम तो सुना ही होगा। देन नेशनलिज्म इन यूरोप, पहले भी यूरोप डिसइंटीग्रेटेड था, मतलब ऐसी कोई नेशनलिज्म या कंट्री स्पेसिफिक नहीं था। वहाँ फ्यूडलिज्म, फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे जो एक एरिया को गवर्न करते थे, इट्स लाइक। उसके बाद में रिवोल्ट हुआ एंड नेशनलिज्म एक कॉन्सेप्ट आया, उसके कारण यूरोप में नेशनलिज्म आया। देन कॉलोनियलिज्म एंड इंपेरियलिज्म, वी आर विक्टिम ऑफ कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म मतलब कि कॉलोनीज बनाना। एशिया में बहुत सारी कॉलोनीज थी ब्रिटिशर्स की, साउथ ईस्ट एशिया में थी, देन अफ्रीका में बहुत सारी कॉलोनीज थी। फॉरेन कंट्री दूसरे एरिया को गवर्न करनी थी कॉलोनीज बना के, बस। देन कम्स द, एक टाइम आया ये सब चल रहा था जब यूरोप का डोमिनेशन था। देन कम्स द सडन राइज ऑफ यूएसए, इस टाइम पे यूएसए आया। यूएसए में क्या है, यूएसए में कुछ वॉर्स हुए, रिवोल्यूशनरी वॉर्स, लाइक ये रिवोल्यूशन आया, अमेरिकन रिवोल्यूशन जिसे बोलते हैं। वहां पे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुई। डेमोक्रेसी ये कॉन्सेप्ट आया, जिसने पहला ऐसा एक स्टेट था जिसने इम्प्लीमेंट किया। उसमें कैसा कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स बना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेडरेशन ऑफ अ स्टेट एंड ए यूनियन ऑफ अ स्टेट? यूएस इज अ फेडरेशन ऑफ अ स्टेट एंड इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यस यस ऑब्वियसली, बताओ, पूछ रहा हूँ। फेडरेशन में आपके पास मौका रहता है कि आप छोड़ सकते हैं। यूनियन में मतलब वो आपको, आपके पास मौका नहीं रहता, आप छोड़ सकते हैं। इट इज ओके, आपका भी सही है। इट्स लाइक कि एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ फेडरेशन में क्या होगा कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट मिलके एक एग्रीमेंट करके एक कंट्री बनाएंगे। और यूनियन ऑफ स्टेट में क्या है, फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव, एडमिनिस्ट्रेटिव ईजिंग के लिए एक कंट्री को अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। उन्होंने जैसा बताया कि उसमें ऐसा है कि स्टेट अलग हो सकता है नेशन से, इट हैज अ पावर, बट इन टर्म्स ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट, स्टेट डज नॉट हैव अ पावर
टू गेट सेपरेट आउट फ्रॉम अ नेशन, कि वो हम अलग करेंगे, ऐसा नहीं कर सकता। उसकी एक टर्म है इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, ऐसा वो आप जब डिटेल में पढ़ोगे मैं बताऊंगा क्या बोल रहे बोलोगे। तो जब आप पॉलिटी पढ़ोगे यू कम्स टू नो अबाउट दोज स्टेटमेंट्स, डिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट, ये दो टर्मिनोलॉजीज है फेडरेशन और यूनियन के बारे में। समझ में आ रहा है? बोर हो रहा है क्या? इंटरेस्टिंग है सच में, इंडियन सोसाइटी बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके बाद में आ गया इंटरस्टेट, ओके वेट, कहाँ तक थे अपन? यूएसए आ गया। यूएसए के बाद में वर्ल्ड वॉर वन, सबको पता है, 14 से 18, 1914 से 1918 वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन हुआ, उसके बाद में आया रशियन रिवॉल्यूशन, 1917 में आया रशियन रिवॉल्यूशन। इससे एक नई टर्मिनोलॉजी आई जस्टिस, जो अपन ने अडॉप्ट किए रशिया से, जो प्रियम्बल में मेंशन है, जस्टिस इज ऑफ 3 टाइप्स, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। वो यहाँ से आया रशियन रिवॉल्यूशन से। हर एक रिवॉल्यूशन ने कोई ना कोई चीज़ दी है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने अपने को लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी दी है, एंड रशियन रिवॉल्यूशन ने अपने को जस्टिस दिया है। देन इंटर वॉर ईयर्स विल बी देयर। इंटर वॉर ईयर्स मतलब कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में का पीरियड, वो भी उस अपने को थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। उसमें फासिज्म वगैरह, मतलब कि जर्मनी का राइज, सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ? जर्मनी का राइज हुआ, जर्मनी एंड इटली फासिस्ट। वो जो उनका सिंबल था ऐसा, ये आपको ओम जैसा लगेगा बट इट्स डिफरेंट, ओके, फासिस्ट। देन कम्स द वर्ल्ड वॉर टू, उसके बाद में वर्ल्ड वॉर टू हुआ। देन डेवलपमेंट इन द मिडल ईस्ट, मिडल ईस्ट एरिया पता है ना आपको, सऊदी वगैरह वाला रीजन जो होता है, दिस मिडल ईस्ट। देन कोल्ड वॉर, यू नो, टेल मी अबाउट कोल्ड वॉर, एनीबडी नो अबाउट कोल्ड वॉर? हाँ, कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू के बाद क्या हुआ कि दो मेजर पावर निकले, वन इज यूएसए एंड रशिया। तो उनका डोमिनेंस दिखाने के लिए उनके बीच में जो वॉर हुआ, कोल्ड वॉर होना मतलब कि डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन नहीं होता, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एन कोल्ड वॉर। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ वर्ल्ड वॉर एंड कोल्ड वॉर? अगर आप देखा जाए तो वर्ल्ड वॉर में इज लाइक कि देयर इज अ फाइटिंग विद द आर्म्स, बैटलफील्ड होगा। जो वर्ल्ड वॉर्स होता है उसमें बैटलफील्ड होता है, बट इन टर्म्स ऑफ कोल्ड वॉर लाइक की रेस होती है, हु इज सुपेरियर। अभी इस लाइक की रेस थी उस टाइम पे आर्म्स को लेके, फिर उसके बाद में एक नई रेस आई स्पेस से लेके। स्पेस में जब रेस आई तो देन एट दैट टाइम अपोलो 11 हैज गॉन टू द मून, तब रेस था उनके बीच में कि कौन पहले स्पेस में जाता है, स्पेस टेक्नोलॉजी। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियर वॉर हेड्स अलग अलग एरिया में फिर उनके एक रेस था। अभी काइंड ऑफ अ कोल्ड वॉर, अभी उतना कोल्ड वॉर नहीं बोल सकते बिकॉज ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड, एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है अभी कि नाउ वी आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। मल्टीपोलर वर्ल्ड पे एक मतलब कि बहुत सारे मेजर पावर्स होना। सिर्फ पहले कैसा था, सिर्फ दो पावर थे, तो क्या होता था कि ये आधी कुछ कंट्री इस साइड होती थी और कुछ कंट्री इस साइड होती थी। इंडिया ने अपना नया लाया नैम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, कि हम ना इधर के हैं बट इधर के हैं, बट आफ्टर सम टाइम इट शिफ्टेड टुवर्ड्स द रशिया एंड इट हैज इंक्लूडेड द वर्ड सोशलिस्ट आल्सो इन देयर प्रीएम्बल। सो एक आप डिटेल में पढ़ोगे। इतना हो गया। देन ज्योग्राफी, मैंने ज्योग्राफी का आपको बहुत सा अभी प्रीलिम्स में बता दिया, ऑलमोस्ट सिमिलर है, उसको बस डिटेलिंग में देखना है। आप रॉक्स देखोगे, इंटरनल स्ट्रक्चर अर्थ का क्या होता है। तो ज्योग्राफी में एक साइलेंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल, आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी डिटेल में। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप उसके बाद में वर्ल्ड ज्योग्राफी में ओशियनोग्राफी आएंगी। ओशियनोग्राफी मतलब ओशियन कैसे बिहेव करते हैं उस काइंड ऑफ। देन क्लाइमेट आएगा, वर्ल्ड क्लाइमेट, अलग अलग जगह पे अलग अलग कंट्री में अलग अलग क्लाइमेट होता है, अलग कॉन्टिनेंट में अलग क्लाइमेट होता है, कहीं पे कोल्ड होता है, कहीं पे वार्म होता है, कहीं पे ट्रॉपिकल होता है, ठीक है, उस टाइप का है ये। देन आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड, अलग अलग रिसोर्सेज है, मिनरल्स हो गए, सॉइल्स हो गए, रॉक्स हो गए, काइंड ऑफ रिवर्स, क्रॉप्स, डिफरेंट डिफरेंट मिनरल रिसोर्सेज। देन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स क्या होता है। इंडस्ट्रीज के 3 टाइप के सेक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल प्राइमरी इज लाइक की फार्मिंग एंड फिशिंग, प्राइमरी बेसिक। अगर सेकंड थिंग में जाए तो प्राइमरी में, अगर प्राइमरी में आप रॉ मटेरियल्स भी डाल सकते हो। अगर आप देखने जाए उस टर्म्स में देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, तो प्राइमरी में रॉ मटेरियल आ जाएगा। उसके आगे रॉ मटेरियल है तो उसको एक मैन्युफैक्चर करने के लिए कंपनी होगी, तो इट विल कम्स इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर।
इट विल कम्स अंडर अ सेकेंडरी सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग हो गई तो उसको एक पब्लिश करने के लिए एक सर्विस सेक्टर होगा, इट विल कम इन टर्शरी। और क्वाटरनरी भी होता है, क्वाटरनरी में R&D आता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट काइंड ऑफ थिंग, इट विल कम इन अ क्वाटरनरी सेक्टर, उस टाइप का होता है। देन कम्स द इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमेना, अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन, इन सब के बारे में पता है। यू नो सुनामी इज बेसिकली द रीजन बिहाइंड द सुनामी इज अर्थक्वेक, ये पता है सुनामी क्यों आती है? सुनामी इज लाइक अ अर्थक्वेक इन एन ओशियन। जब कैसा होता है कि दो प्लेट्स होती है ओशन में, तो उनके बीच में वो स्लाइड और होती है, ऊपर नीचे होगी, स्लाइड होगी दो प्लेट्स, डिफरेंट प्लेट्स, तो कैसा होगा कि एक वेव बनेगी। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे नहीं, मैं आपको समझाता हूँ कि सुनामी कैसे आएगा। दो प्लेट्स होगी, ऐसी दो प्लेट्स है और ये समझो स्लाइड हो गई, ऊपर नीचे हो गई, और दिस इज एन वाटर, ओके। ऐसा पानी है और एक प्लेट्स होगी, अर्थक्वेक आ गया फॉर एग्जांपल, तो क्या हो गई, दो प्लेट्स स्लाइड हो गई नीचे की जमीन, तो क्या होगा कि एक वेव ऐसी फिर एक बड़ी सी वेव बन जाएगी, ठीक है। वो दोनों साइड जाएगी, एक साइड में ओपन सी है, एक साइड में लैंड मास होगा। ओपन सी में क्या होगा कि वो ऐसी 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 जाते उतने होके डिमिनिश हो जाएगी, क्योंकि एंड नहीं है। बट लैंड मास के साइड में क्या होगा कि उसकी हाइट बढ़ते जाएंगी, बिकॉज यहाँ का एरिया जो है फ्रिक्शन कम कम होते जा रहा है, डेप्थ कम होती जा रही है, क्यों, बिकॉज की ऐसे ऐसे जाओ तो डेप्थ कम होती जाएगी, यहाँ लैंड मास आएगा और ये पानी होगा, ठीक है। डेप्थ कम होगी तो क्या होगा, उसकी हाइट बढ़ेगी, एंड वी कॉल्ड इट एज अ सुनामी। बेसिक्स मतलब इजी फॉर्मेट में बताया, विल गो इन डिटेल व्हेन वी स्टडी ज्योग्राफी। देन चेंजेस इन क्रिटिकल ज्योग्राफिक फीचर, देन द पोस्ट इंडिपेंडेंस भी मेंस में काम आता है, ज़्यादा मेंस ओरिएंटेड है, पोस्ट इंडिपेंडेंस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस में। इट इंक्लूड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ स्टेट, इंडिपेंडेंस हुआ उसके बाद में रीऑर्गेनाइजेशन हुआ स्टेट्स का, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स बने। पहले यूटीज थे और सर्टन अमाउंट स्टेट थे, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स करके एक्ट आया, उसके बाद में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स बने। महाराष्ट्र कब बना? फर्स्ट में, ओके, फर्स्ट में 1960 को। पहले एक बॉम्बे प्रोविंस ही था, उसके बाद में महाराष्ट्र और गुजरात। अर्लियर नागपुर was in central province, not in a Bombay province. Under the Nagpur Pact, it was included in a Maharashtra. That's why अपन हिंदी ज़्यादा बोलते हैं। ये पता था कि नागपुर में हिंदी क्यों बोलते हैं? सेंट्रल प्रोविंस लाइक कि अपन मध्य प्रदेश रीजन में आते थे पहले, नाउ वी आर इन महाराष्ट्र। देन इश्यूज रिलेटेड टू वल्नरेबल सेक्शंस हो गया, ट्राइबल्स, कास्ट, कम्युनलिज्म, वुमेन एम्पावरमेंट, वो पोस्ट इंडिपेंडेंस में जो चेंजेस आए इन एरियाज में, वो एक डीप स्टडी करेंगे अपन। देन ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिंस इंडिपेंडेंस। उसके बाद में आर्ट एंड कल्चर, ये मैंने डिटेलिंग में बताया। आर्ट एंड कल्चर में जो प्रीलिम्स में था, बस उसको डिटेल में देखेंगे। जो प्रीलिम्स में इसका ना थोड़ा मैच करता है इस एरिया में, एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री मैच होगा, क्योंकि उसमें चेंज नहीं हो सकता। आप हिस्ट्री में क्या ही चेंज करोगे, जो है वो है। सिर्फ इतना है कि थोड़ा डिटेल में होगा। मेंस में क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको 150 वर्ड्स या 250 वर्ड्स में लिखना है, प्रीलिम्स में उसे सॉल्व करना है। बट जो उसके पीछे की जो हिस्ट्री होगी, जो डिटेलिंग होगी, वो सेम होगी, सिंपल वही है। मॉडर्न हिस्ट्री में मैं अब डिटेलिंग में नहीं बताऊंगा, बिकॉज यू नो कि मॉडर्न हिस्ट्री में क्या आएगा, इंडिपेंडेंस आएगा, क्रोनोलॉजी रहेगी, इंडिपेंडेंस तक रहेगा 1947 में। देन जीएस पेपर 2, पेपर 1 हो गया, यहां तक कोई डाउट है? पेपर 1 तक, जीएस पेपर 1 तक मैं ये कवर करता हूं, विल टेक 10 मिनट्स, यू आस्क मी एनीथिंग, ओके। यहाँ क्लियर है कि आप तब तक एटलीस्ट क्वेश्चन बना लो, कि आपको कुछ लग रहा है मन में रख लो, कोई इशू नहीं, लिख के रखो। विल फॉर 10 मिनट्स विल डिस्कस ऑन इट, क्योंकि एटलीस्ट, क्योंकि इसके बाद ना क्या होगा कि जो भी ओरिएंटेशन हो, उसके बाद में सब्जेक्ट की स्टडी स्टार्ट होगी, तो तब तक ना कि आपको एग्जाम के बारे में डाउट नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट अबाउट द सिलेबस, व्हाट इज गोइंग टू बी आस्क्ड, हाउ इट इज स्ट्रक्चर्ड वे, और कैसा किस टाइप में है, तो उसमें डाउट नहीं होना चाहिए, इसलिए अपन 10 मिनट उस पर डिस्कस करेंगे। सो एटलीस्ट थिंक अबाउट इट इफ यू हैव एनी डाउट, ओके।
इसमें क्या आता है कि पेपर वन में पॉलिटी आता है, इसमें पॉलिटी ना थोड़ा डिफर कर जाता है। कैसे कि पता है क्या, पॉलिटी में तो ऑलमोस्ट सेम ही आएगा, आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि जीएस वन में वही आ रहा है, बट इसमें थोड़ी डिटेलिंग ज़्यादा आ जाती है। कि फॉर एग्जांपल ये आज की व्हाट इज फेडरलिज्म वगैरह आप प्रीलिम्स में ना थोड़ा नैरो डाउन करके छोटा पढ़ते हो, फैक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देते हो। इसमें कैसा होता है कि आपको एग्जाम्पल डालना पड़ता है। जैसे कि इसमें क्या होगा कि आपको थोड़े आर्टिकल्स याद करने पड़ेंगे जब आप एक मेंस का आंसर लिख रहे हो। तो अगर वो फंडामेंटल राइट या ड्यूटीज पे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसमें आपको आर्टिकल्स आना बहुत जरूरी है। वो आपके आंसर के स्ट्रक्चरिंग को और आपको मार्क फेच करने के लिए हेल्प करेगा। सेकेंड थिंग इज द यू हैव टू रिमेंबर द इंपॉर्टेंट जजमेंट्स गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट। वो क्या होता है कि एक आपको एक वैलिडेशन प्रोवाइड करता है कि स्टूडेंट नोज अबाउट इट, आपके आंसर के बारे में, कि आपको एक आर्टिकल्स पता है क्या, यू नो अबाउट द जजमेंट्स, वेरियस जजमेंट इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव इन फंडामेंटल राइट्स, इन एंटी डिफेक्शन लॉ, काइंड ऑफ 10 शेड्यूल, ऐसे अलग अलग। उस वे में आपको 2-4 चीजें एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी पॉलिटी में। एक पॉलिटी के फीचर्स दिए हुए कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग, साइलेंट फीचर, इन टाइप्स में मैं ना आपको एक पेपर ही दिखाऊंगा। मैंने बोला ना कि आई हैव टेकन द कॉपी ऑफ टॉपर, आई विल शो यू GS1, GS2, GS3 इन डिटेल along with his essay copy if I have it। यू विल सी कि आपको पता ही चाहिए कैसा होगा कि मैं बताऊंगा ओरली, आप थिंक करोगे, बट आप कहाँ तक थिंक करोगे उसका एक आपको एक एरिया पता चाहिए कि कैसा होता है, कि एक आंसर कैसा लिखा होता है। क्योंकि आपको मैंने अगर आंसर भी भेजा आपने कोचिंग का लिखा तो एक टिपिकल प्रिंटेड फॉर्मेट में एक आंसर मिलेगा जिसमें बॉडी लिखा होगा, टाइप फॉर्मेट में। किसी भी कोचिंग का ले लो या वॉट एवर आप बुक से भी ले रहे हो, कि एक मेंस की बुक ले रहे हो प्रीवियस ईयर की विद डिटेल आंसर, उसमें एक टाइप फॉर्मेट में होगा। उसको आर्टिकुलेट करना एक डिफिकल्ट थिंग होता है। आप उसको एक रेफरेंस पॉइंट के लिए देख सकते हो कि क्या लिखना है करके, बट उसको एक आर्टिकुलेट करके एक आंसर कैसे लिखना चाहिए, दैट यू विल नो। अगर आप एग्जैक्ट कॉपी को देख रहे हो इट हेल्प्स अलॉट, तो अपन वो भी देखेंगे। तो इसको थोड़ा फास्ट करता हूं मैं, अपन कॉपी पे फोकस करते हैं बाद में। ये इसमें पूरा पॉलिटी है लक्ष्मीकांत, ये जो प्रीलिम्स में दिया हुआ है ना वही है। उसको एक डिटेलिंग में डाला है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, सेंटर स्टेट रिलेशन वगैरह, बाकी वही टॉपिक है, सेम 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 सेम। इसमें एक नया टॉपिक आता है जो पॉलिटी में गवर्नेंस का जो एक आ जाता है, कंपैरिजन ऑफ लोकसभा राज्यसभा वगैरह है, प्रेसिडेंट, पीएम, सीओएम, अटॉर्नी जनरल, मैंने बताया था एजीआई वगैरह कल बताया था, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट, उनका फंक्शनिंग, देन यूपीएससी, दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आई थिंक, यस, देन सीबीआई, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, स्टैट्यूटरी वन, ये थोड़ा नया है। गवर्नेंस मतलब कि गवर्नमेंट में वर्क कैसे होता है उस पे थोड़ा बेस्ड है गवर्नेंस। इट्स ऑल अबाउट गवर्नेंस, कि जो स्ट्रक्चर दिख रहा है कि आप अगर एग्जीक्यूटिव बन रहे हो तो एक एग्जीक्यूटिव बनने के बाद अगर आप गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हो, आप फॉर एग्जांपल डीएम ऑफिस में काम कर रहे हो, तो हाउ शुड यू वर्क, कि व्हाट आर द कंस्ट्रेंट इन वर्किंग ऑफ अ गवर्नमेंट। उस टाइप में एक होगा कि गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में होगा कि गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसी बननी चाहिए, उसमें किस किस पर्सपेक्टिव को आपको याद रखना है। तो इट विल इंक्लूड द नीड ऑफ एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अ गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी की क्यों जरूरत है एक थिंग हो गया, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, कि ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल पता है ना, ह्यूमन कैपिटल एनी आइडिया? ट्रेंड पर्सन पकड़ लो, फॉर एग्जाम्पल ही नोज द थिंग, फॉर एग्जाम्पल कि एक पर्सन कंपनी में काम कर रहा है तो ही इज एन ह्यूमन कैपिटल बिकॉज ही नोज द स्किल। जिसे स्किल आती है, जो स्किलफुल पर्सन है उसे ह्यूमन एज ए ह्यूमन कैपिटल कंसिडर किया जाता है। वो एक एसेट है एक कंट्री के लिए, क्यों? बिकॉज वो कंट्रीब्यूट कर रहा है इकोनॉमी में, टू ग्रो द इकोनॉमी। अगर वो सर्विस सेक्टर में काम कर रहा है तो वो टैक्स भी पे कर रहा है और सर्विस सेक्टर को भी प्रमोट कर रहा है, दिस थिंग। देन अपन ने क्या बोले थे कि गवर्नेंस क्या है, कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है। गवर्नमेंट कैसे काम करती है तो एक उसमें देखेंगे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज देखेंगे, गवर्नमेंट काम करने गवर्नमेंट पॉलिसीज आएंगी, उसमें नीड एंड इंपॉर्टेंस, फिर इसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। So what is the effective implementation? Bid outcomes in view of given time, resources and constraint. Then requirement of effective implementation are the identification of priorities, objective। मतलब कि एक पॉलिसी बनाने के लिए क्या क्या लगता है, उसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उस वे में एक गवर्नेंस आता है। देन इट देन इंक्लूड्स द चैलेंजेस इन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। अब पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, पॉलिसी मतलब कि गवर्नमेंट के लिए बनाई हुई, मतलब सॉरी पीपल के लिए बनाई हुई गवर्नमेंट एक पॉलिसीज बनाती है हर एक एरिया के लिए।
रूरल एरिया के लिए, फॉर पावर पॉवर्टी के लिए, पुअर एरियाज के लिए, वीकर सेक्शंस के लिए पॉलिसीज बनाती है। तो वो एक ओवरऑल व्यू याद में रखता है कि कौन सी चीज़ें आनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं आनी चाहिए। तो उसमें एक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन भी एक इशू होता है कि बन तो गई लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो दिस थिंग कम्स इन दिस पिक्चर। देन गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्या होता है? गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। गुड गवर्नेंस में क्या होता है? गुड गवर्नेंस इज लाइक कि गुड गवर्नेंस कब होगा? जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी रहेगी। अकाउंटेबिलिटी मतलब कि अगर कोई डीएम काम कर रहा है लेकिन वो किसी को अकाउंटेबल ही नहीं है तो वो मनमर्जी का करेगा जैसा उसे लगता है। इसीलिए अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी है, तभी ही गवर्नमेंट गुड गवर्न करेगी। ओके। आज मोदी जी क्या बोलते हैं? मुझे वो वर्ड याद नहीं आ रहा एक्चुअली। एग्जैक्ट एक टर्म है कि और प्राइम मिनिस्टर यूज दैट टर्म, लेस गवर्नेंस एंड आई थिंक नॉट रिकॉलिंग राइट नाउ। गवर्नमेंट इंटरवेंशन देयर इज विल बी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और गवर्नमेंट वर्किंग में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। कि ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो आपको पता रहेगा कि कुछ करप्शन नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, कि ट्रांसपेरेंटली वर्क करनी चाहिए कोई भी बॉडी, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए उसमें। मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन, सेटिंग अप इंस्टीट्यूशन। देन डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इंडस्ट्री इसमें आ जाता है। थोड़ा सा डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है। ग्रोथ मतलब कि इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी बढ़ रही है, पर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। सिंपल। जीडीपी बढ़ रही है इसका मतलब कि सिर्फ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, पर फिर भी पॉवर्टी है, मतलब डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ग्रोथ हो रही है पर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। सिंपल। मेन कंस्ट्रेंट ऑफ डेवलपमेंट क्या है? इनएडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेस वगैरह होंगे, लैक ऑफ प्राइवेट इनिशिएटिव्स। आपको पीपीपी के बारे में पता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सुना होगा। पीपीपीस, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक नया इनिशिएटिव है। इसमें क्या होता है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट साथ में काम करते हैं। जनरली क्या होता है कि जब गवर्नमेंट अकेला काम करती है तो वो बहुत सारी जगह पीछे चढ़ जाती है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेक्नोलॉजीज, इफिशियंट नहीं होता वर्कफोर्स। उन टर्म्स में कैसा है कि प्राइवेट सेक्टर अच्छा काम करता है, उनके पास स्किलफुल लेबर होता है, बिकॉज उनको एक अच्छा पे करते हैं, वो एफिशिएंट होते हैं। इसमें कैसा होता है कि दोनों अगर साथ में करेंगे तो जल्दी भी होगा और एफिशिएंट वे में होगा। इसीलिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट किया जाता है। देन वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप इज लाइक ए एग्जांपल ऑफ अ बचत गट इन बेसिक लैंग्वेज। आपको पता है पहले बचत गट होते थे, महिलाओं का बचत गट होता है, वही उसी को बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। मतलब कि लोकल लेवल पे छोटे से ग्रुप में छोटे छोटे काम करना बेसिकली। फॉर एग्जांपल कि राशन दुकानों को अलर्ट कर दो, केरोसिन डिस्ट्रीब्यूशन का काम, तो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप एक स्मॉल लेवल पे बताया मैंने। ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं। उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, एक एग्जांपल से आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यह होता है। देन माइक्रो फाइनेंस इज अनदर थिंग। माइक्रो फाइनेंस इज लाइक कि छोटे लोन्स, छोटा, बहुत छोटा। बेसिक एग्जांपल इज द कार, कार नहीं, एक बाइक जो फाइनेंस करते हैं। माइक्रो फाइनेंस का आपको एग्जांपल होता है कि बाइक फाइनेंस जो करते हैं कि हार्डली यूजुअली व्हाट वी डू, वी गिव हाफ ऑफ अमाउंट होता है एंड वी फाइनेंस द हाफ ऑफ द अमाउंट। 60-70 हज़ार का कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, वो माइक्रो फाइनेंस हो गया, छोटा सा बस। उसका एक स्ट्रक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, मैंने एक एग्जांपल बताया आपको। देन एनजीओज आते हैं, अलग अलग प्रकार के एनजीओज होते हैं, उसका क्या काम है, कैसे वर्क करते हैं, कैसी स्ट्रक्चरिंग होती है, उस टाइप में उसमें आ जाएगा। देन वेरियस इश्यूज, मल्टीपल प्रोजेक्ट, हेल्थ भी आ गया उसमें, चिल्ड्रन एक अनदर ऑब्जेक्टिव इज देयर। देन एजुकेशन कम्स, ह्यूमन राइट्स, एनवायरमेंटल, बहुत उतना डिटेलिंग में जाते हैं, बट मैंने आपको समझ में आया कि गवर्नेंस में क्या क्या आएगा। मैंने एक ओवरव्यू बता दिया कि गवर्नेंस क्या कवर करता है। इन मतलब कि इन शॉर्ट गवर्नमेंट की वर्किंग, वर्किंग के बारे में पढ़ना है कि वर्किंग कैसा होगा बस। ई गवर्नेंस ये नया सेक्टर है। इसमें ई गवर्नेंस मतलब कि टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया है गवर्नेंस के साथ, गवर्नमेंट के साथ, ताकि और फ्लुएंटली काम हो। सिटीजन चार्टर ये एक नया वर्ड है। सिटीजन चार्टर मतलब क्या होता है कि किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस के आगे एक सिटीजन चार्टर होना चाहिए। सिटीजन चार्टर मतलब एक बोर्ड होगा
जहाँ पे लिखा होगा कि अगर आपका ये काम नहीं हुआ तो आप ये कर सकते हैं, यहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, एक होता है बाहर लिखा ग्राहक सेवा पोर्टल, मतलब ऐसे काइंड ऑफ जो होता है ना, इट इज अ सिटीजन चार्टर कि सिटीजन के क्या क्या राइट है इन टर्म्स ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफिस। वो एक कंपलसरी होता है कि एक ऑफिस क्या, बट अपने यहाँ भी लगा होता है लेकिन छुपा होता है क्योंकि किसी को पता नहीं होता है, अगर पता चल गया तो इश्यू हो जाएगा। इसीलिए सिटीजन चार्टर लगाना कंपलसरी है, बट वो किसी को नहीं पता कहाँ लगा होता है। सिंपल, उसमें बेसिकली आपके राइट्स दिए हुए होते हैं कि आपको क्या क्या राइट्स है, और आप अगर आपको सेटिस्फाइड नहीं हो गवर्नमेंट सर्विस से, देखो गवर्नमेंट में ना हर चीज़ हुआ है, हर चीज़ दी हुई है कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है, बट ऐसा है कि एक सबसे मेजर प्रॉब्लम है कि अवेयरनेस नहीं है। इट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम, कोई भी सेक्टर में हो, अवेयरनेस इज अ बिग प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस के इशू में। कैसा है कि आपको पता ही नहीं है कि कहाँ कंप्लेंट करना है, अवेयरनेस नहीं है तो फिर एक डर भी रहता है कि कुछ हो गया। और ऐसा है कि वी आर द इंडियंस, पता है अपने को हर चीज़ की जल्दी बहुत होती है। there are certain paradoxes, Shashi Tharoor has said there are certain paradoxes in India, like all Indians are always in hurry but never been on time. Don't you think it is a paradox? हर एक इंडियन जल्दी में है लेकिन कोई भी टाइम पे नहीं है। ओके, सो it's like एक little bit he has said in English like it is in India what is like it is legal to piss in a public but not kiss in a public, if you get it. Okay, so these are the paradoxes in India. You see it everywhere, this thing happens a lot. So this is the thing. पॉवर्टी के बारे में एक डिटेलिंग है, इशू रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉवर्टी एंड हंगर, उस पर यूजुअली क्वेश्चन आता ही है, इसलिए इसको पूरा डिटेल में दिया है, इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर। देन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, उसको एक डिटेलिंग में देखेंगे, उसमें ई गवर्नेंस भी देख लिया। देन आईआर, स्लो यार बहुत स्लो है साला। आईआर में ना रिलेशंस आ गए। जनरली क्या होता है आईआर में, मैं आपको एक बताता हूँ कि आईआर में ना रिलेशंस आते हैं, देयर आर बायलैटरल रिलेशंस, मतलब इंडिया के आपके दूसरे कंट्रीज के साथ में बायलैटरल रिलेशन। देन कम द रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, regional organization include the BIMSTEC, SAARC, ASEAN, then multilateral organization just like WTO, UN, इन सब की पूरी स्टडीज वो आपको आईआर में मिलेगी। उसमें इंडियन फॉरेन पॉलिसी भी आती है, पंचशील वन, पंचशील एट द टाइम ऑफ नेहरू इट केम। देन एक हिस्ट्री रहेगी उसमें कि कैसा हुआ। देन ग्लोबल इश्यूज लाइक द डिसआर्मामेंट, क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म। फिर की डिबेट्स उसमें है कुछ कि डिटेल में अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस फॉर इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज इट्स इन इट्स इमरजेंस एज अ ग्रेट पावर। इट्स लाइक मैं recently I have given an interview in DFO for cabinet secretary. They asked me just tell me why you think India is becoming a global power. आपको क्यों लगता है, तो बताओ, टेल मी 2-3 रीजंस। आपको क्यों लगता है, हिंदी में बताओ कि आपको क्यों लगता है कि आप देखते होंगे कि इंडिया है राइजिंग एज अ ग्लोबल पावर, ओके, इन द मल्टीपोलर वर्ल्ड। व्हाई यू थिंक एज अ कंट्री, आप भी सिटीजन हो कंट्री के, व्हाई यू थिंक इंडिया इज ग्रोइंग एज अ ग्लोबल पावर? जस्ट टेल मी 2-3 रीजंस। इजी क्वेश्चन। किसी को भी नहीं पता क्यों लगता है इंडिया एक ग्लोबल पावर है? आप सबको लगता है क्या, वो बताओ पहले। डू यू थिंक इंडिया इज राइजिंग एज अ ग्लोबल पावर? यस और नो, यस और नो, व्हाई? अभी तक मैं ही बात कर रहा था, अब आप बताओ। हाँ, रिसोर्स टू द पॉइंट नहीं पकड़ सकते, ग्लोबल पावर में रिसोर्स डाइवर्सिटी नहीं होगा। अनदर थिंग, हाँ, यू कैन पिक इकोनॉमी पर्सपेक्टिव कर सकते हो कि वी आर वन ऑफ द
लाइक ये राइजिंग फास्टेस्ट राइजिंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ओके ठीक है, एक पॉइंट हो गया। टेक्नोलॉजिकली आगे चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल स्पेस सेक्टर में अपन बहुत आगे, वी आर कंपीटिंग विद यूएसए एंड यूरोपियन कंट्रीज। ओके, सर्विस सेक्टर, इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट सर्विस सेक्टर प्रोवाइडर है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये थ्री रीजन हो गए। अनदर विल बी द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, लाइक ये डिफेंस सेक्टर, वी आर ग्रोइंग अलॉट। इंडियन मैन्युफैक्चरिंग, वी हैव प्रोड्यूस ब्रह्मोस, वन ऑफ द फास्टेस्ट बैलिस्टिक मिसाइल इन द वर्ल्ड। इंडियन मैन्युफैक्चरिंग उसमें अपन बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं डिफेंस सेक्टर में। वी हैव सीन रिसेंटली एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ इंडिया। ओके, सो दिस पर्सपेक्टिव आप इकोनॉमी पर्सपेक्टिव में, डिफेंस पर्सपेक्टिव में, फॉरेन पॉलिसी में ले सकते हो। क्यों है इंडिया फॉरेन पॉलिसी में एक ग्लोबल लीडर है, एज अ कि पीस लविंग कंट्री, हेल्प करते हैं, कुछ भी हुआ तो कंट्री एज अ कंट्री फर्स्ट रिस्पॉन्डर। कहीं पे फॉर एग्जांपल कि टर्की में जब ये हुआ था अर्थक्वेक, तो वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, ऑपरेशन दोस्ती। ओके दिस थिंग, ये दो चार चीजें बताओ ना। तो वैसे ही एक रिलेशंस है यहाँ पे आईआर में। अनदर कंट्री, नेबरहुड कंट्रीज आएंगी। मेन कंट्रीज कौन सी आनी चाहिए उसमें? नेबरहुड कंट्रीज पूरी जो अपने साइड में। फिर एक आसियान आ जाता है साउथ ईस्ट एशिया में। देन कम्स द इंडिया चाइना, अलग से जो पढ़ना पड़े। देन इंडिया रशिया, फिर मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट के बाद में आ गया यूरोप में, यूके अलग से पढ़ना पड़ेगा, यूके फ्रांस। देन यूरोपियन यूनियन एज अ होल। देन अफ्रीका एज एन होल। देन अमेरिका एज एन होल। फिर ब्राजील एंड अर्जेंटीना वगैरह भी डिफरेंट थिंग्स भी आ जाते हैं उसमें। इतना क्लियर है आईआर के बारे में? वो एक एक कंट्रीज का रिलेशन दिया हुआ है डिटेलिंग में, वी डू नॉट गो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। हो गया क्या? जीएस3 में आता है फिर इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इंटरनल सिक्योरिटी, ये कुछ सब्जेक्ट्स आते हैं। तो इकोनॉमी में आ गया एग्रीकल्चर सेक्टर इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वन। एग्रीकल्चर सेक्टर में सब आ गया, क्रॉपिंग पैटर्न्स, फार्मिंग सिस्टम, फर्टिलाइजर्स, ये सब चीजें एग्रीकल्चर में जो भी कवर होता है। लैंड होल्डिंग, लैंड एरिया भी आ जाता है इसमें। टेक्नोलॉजी रिलेटेड, रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी क्या होगा? पहले लार्जेस्ट रोल था, पहले अबाउट 50% रोल था इंडियन एग्रीकल्चर का इंडियन इकोनॉमी में। अभी वो डिक्लाइन हो गया है, सब्सटेंशियल अमाउंट से डिक्लाइन हो गया है। तो देन लैंड रिफॉर्म से एग्रीकल्चर फाइनेंस, एग्रीकल्चर के बारे में पूरा डिटेलिंग होगा। एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एपीएमसीज, मंडी पता है, मंडी जहाँ पे अपन खरीदी बिक्री केंद्र जो होता है धान का और वॉट एवर इट इज कॉटन इट इज, वो एपीएमसीज होते हैं वहाँ पे, उसे एपीएमसी बोलते हैं। सब्सिडीज, यू नो अबाउट सब्सिडीज? सुना है लेकिन पता नहीं, बताओ सब्सिडीज क्या होता है? यस, सर्टन अमाउंट जो होता है वो गवर्नमेंट पे करता है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ यूरिया की जो 40-50 किलो की बैग होती है वो सब्सिडाइज्ड होता है। एक्चुअल में उसका प्राइस बहुत है, बट अबाउट 50% की से ज़्यादा गवर्नमेंट पे करता है कंपनीज को। दैट्स वाई वी गेट इन अ सब्सिडाइज्ड प्राइस। देन एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन इन इंडिया अलग अलग टाइप के होते हैं, ग्रीन, वाइट, येलो, ब्लू। वाइट रिवोल्यूशन फॉर मिल्क काइंड ऑफ थिंग, येलो आई थिंक फॉर ऑयल सीड्स काइंड ऑफ। देन फूड प्रोसेसिंग मतलब प्रोसेस्ड फूड, सबसे ज़्यादा अभी डिमांड है प्रोसेस्ड फूड की। प्रोसेस्ड फूड पता है ना? पता है ना? फूड प्रोसेसिंग पता है क्या? नहीं पता? फूड प्रोसेस होना मतलब कि रॉ, फॉर एग्जांपल टोमेटो इन द फॉर्म ऑफ अ केचप, इट इज एन प्रोसेस फूड। सिंपल एग्जांपल, एग्रीकल्चर में टोमेटो हो रहा है, उसका कंपनी में जाके प्रोसेस होके यू गेट अ किसान केचप, दैट इज अ प्रोसेस फूड, दैट इज अ फूड प्रोसेसिंग। उसमें अलग अलग प्रोडक्ट आप, फिर वो एक एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको प्रोसेस फूड मिलते हैं फ्रॉम रॉ मटेरियल्स, दैट इज फूड प्रोसेसिंग। सिंपल, इतना समझ गया ना? दिस मच फॉर एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग। आफ्टर दैट इंडियन इकोनॉमी को आप पूरा डिटेल में, पूरा इकोनॉमी आ गया उसमें, आपको सर पूरा डिटेल में बताएंगे। क्योंकि एक्चुअली क्या होगा कि एक डिटेलिंग में बाद में ओरिएंटेशन भी रखा हुआ है आफ्टर दिस, हर एक सब्जेक्ट पे इफ यू गेट दैट टाइम टेबल,
उसमें आप एक सब्जेक्ट को पूरा डिटेल में बताएंगे आपको वो। इन्वेस्टमेंट, देन साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में मेंस में ना थोड़ा कंस्टेंट आएंगे इसमें, तो जैसे कि प्रीलिम्स ना टोटल करंट अफेयर ओरिएंटेड है, बट इसमें आप थोड़ा कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हो मेंस में। जैसे कि यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन साइबर सिक्योरिटी काइंड ऑफ थिंग, ओके। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप इसमें थोड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो वो चीज़ें करना जो थोड़ी ज़रूरी है। जैसे कि टेक्नोलॉजीज पे क्वेश्चन आ सकता है, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये थोड़े टेक्नोलॉजीज इंपॉर्टेंट आते हैं। स्पेस सेक्टर इंपॉर्टेंट आता है, ये किसी ऑपरेशन या किसी स्पेस लॉन्च हो गया कि चंद्रयान पे क्वेश्चन आ गया, चंद्रयान 3 जैसे लॉन्च हुआ था, आदित्य L1 मिशन, उस पर क्वेश्चन आ गया, तो ये थोड़ा प्रिडिक्टेबल सेक्शन है, तो उसमें ये कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि ये स्कोरिंग भी हो जाता है थोड़ा। और ये स्कोरिंग नहीं भी इसलिए क्योंकि इसके एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो जस्ट लाइक इट आस्क अबाउट द रमन इफेक्ट, बट ऐसा है कि यू कैन लीव दैट क्वेश्चन, कुछ ना कुछ तो भी लिख के आओ, 1 मार्क तो देगा, तो उस टाइप में भी क्वेश्चन होता है। स्पेस सेक्टर आ गया इसमें, डिफेंस सेक्टर आ जाता है, वेरियस मिसाइल्स, एंटी बैलिस्टिक, ब्रह्मोस एंड ऑल दोस थिंग्स, वेरियस कन्वेंशन, वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग आ गया उसमें, टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एरिया है, ये पूरा एक डिटेल में साइंस एंड टेक आता है। देन कम्स द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट भी मैंने एक डिटेलिंग में बताया था कि एक एरिया है जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं इन्वायरमेंट के। इन्वायरमेंट एक थोड़ा करंट पर्सपेक्टिव भी होता है और जनरलाइज्ड है। इन्वायरमेंट सबसे एक सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा जनरलाइज्ड है, जिसमें समझने में भी उतनी कोई डिफिकल्टी होना नहीं चाहिए, जिसमें आप ऑलमोस्ट एवरीबडी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन इन्वायरमेंट। ओके, दिस इज एनवायरमेंट। ये एक नया टॉपिक, इसको मैं थोड़ा बता देता हूँ, इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी टॉक्स अबाउट द और सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव में एक आ जाता है। वो डिफेंस वाला तो अलग हो गया, उसमें ऐसे इनिशिएटिव्स दिखाएंगे कौन सी टेक्नोलॉजी के, मिसाइल्स एंड ऑल दोस थिंग। एक सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव है जिसमें अलग अलग टर्म्स आ जाते हैं कि जैसे लाइक कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या होता है, नक्सलिज्म क्या होता है, उसके बारे में एक डिटेलिंग होता है कि रीजन क्यों है, क्यों नक्सलिज्म होता है भाई। फिर उसके बाद में मिलिटेंसी कश्मीर में क्यों है, उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी क्यों है, तो उस बारे में एक डिटेलिंग दी गई। लिंकेजेस बिटवीन द डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, देयर इज अ लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड एक्सट्रीमिज्म। कोई भी नक्सलिज्म या इंसर्जेंसी उसका एक मेन रीजन होता है डेवलपमेंट। क्या होता है, किसी एरिया में डेवलपमेंट एक इशू हो जाता है कि कैसा है कि वो जब देखते हैं कि हमारा एरिया बहुत बैकवर्ड है, डिस्पाइट दैट गवर्नमेंट को पता रहे कि भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव नहीं ले रहा है, तो क्या होता है कि सर्टन ग्रुप या सर्टन लोग आर्म्स पकड़ लेते हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट। दे आर लाइक कि हमें नहीं चाहिए उनकी गवर्नमेंट, हम खुद की गवर्नमेंट बनाएंगे। दैट इज नक्सलिज्म या फिर एक्सट्रीमिज्म, जो भी रहता है कि दे विल लाइक कि विल फॉर्म अ गवर्नमेंट एंड वी गवर्न आवरसेल्व्स, वी डोंट हैव अदर पर्सन टू गवर्न अस, दिस काइंड ऑफ थिंग। इसीलिए यहाँ डेवलपमेंट और एक्सट्रीमिज्म के बीच में लिंकेज आ जाता है कि जहाँ डेवलपमेंट नहीं होता वहाँ एक्सट्रीमिज्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दैट्स वाई यू सी मोस्टली इन फॉरेस्टेड एरिया नक्सलिज्म, जहाँ ट्राइब्स होते हैं उस एरिया में नक्सलिज्म ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ डेवलपमेंट कम होता है, सिंपल। उसके एक डिटेल में देखेंगे कि क्या है उसके बीच का लिंकेज। देन कम्स द रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू द इंटरनल सिक्योरिटी। एक्सटर्नल स्टेट मतलब इसमें कैसा होता है कि जो अदर स्टेट्स भी है वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं कहीं ना कहीं से, अदर सोर्सेज से। फॉर एग्जांपल फंडिंग, आर्म्स सप्लाई, उसमें एक्सटर्नल स्टेट का एक रोल आ सकता है कि वो बाहर से फंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं टू प्रमोट एक्सटर्नल सपोर्ट टू एक्सट्रीमिस्ट, ओके, कि रिवोल्ट करो अगेंस्ट द गवर्नमेंट, इंस्टेबल करना है गवर्नमेंट को, तो उसमें एक्सटर्नल स्टेट पार्टिसिपेट कर सकता है थ्रू फंडिंग, थ्रू आर्म सप्लाई, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सब चीज़ें उसमें आ जाती है। रोल ऑफ अ नॉन स्टेट एक्टर, टेररिस्ट, नॉन स्टेट एक्टर मतलब टेररिस्ट एलिमेंट जो होता है, टेररिस्ट ऑब्वियसली वो नॉन स्टेट एक्टर्स में आते हैं, वो अलग अलग टाइप में आ जाते हैं। चैलेंजेस इन इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क, फिर अलग अलग एरियाज में चैलेंजेस देखेंगे उसके। देन कम्स द
बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म अगेन जो अपन देख रहे हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पहलगाम अटैक it is also a cross border terrorism, it is an example of it. Then various security forces and agencies and their mandate अलग अलग, जैसे कि अपन में देखे कि CAPF के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था, उसमें हर एक फोर्स का एक अलग वर्क है। मैंने जैसे बताया था कि टू काउंटर नक्सलिज्म वी हैव CRPF डेडिकेटेड फोर्स है वो, ऐसा नहीं अपन अदर फोर्सेस भी यूज करते हैं बट एक डेडिकेटेड फोर्स बनाया है। फॉर एग्जांपल उसमें एक कोबरा कमांडो है, उसका एक विंग है जो एक अलग से और बनाया गया कि स्पेशलाइज्ड वन टू फॉर गोरिल्ला वारफेयर। गोरिल्ला वारफेयर क्या होता है? जंगल झाड़ियों में छुप के वार करना, दैट इज कॉल्ड गोरिल्ला वारफेयर। जो नक्सलिज्म जनरली करते हैं कि आप देखते होंगे कि एक गाड़ी को IED ब्लास्ट से उड़ा दिया, उसमें कैसा है कि किसी को समझ में नहीं आता, दे प्लांटेड लाइक वे इन हिडन वे। छत्रपति शिवाजी महाराज वॉज एक्सपर्ट इन अ गोरिल्ला वॉरफेयर। ओके, अगर आपको जानना है तो उन्होंने किस टाइम से जब औरंगजेब के अगेंस्ट स्ट्रगल की थी, दे यूज दिस टेक्टिक टू रिगेन देयर फोर्ट्स आफ्टर देयर कैप्चर। गोरिल्ला वॉरफेयर यूज किया था कि वो घाटियों में उनको पकड़ते थे जब उनका फोर्स होता था सडन अटैक, कि आपको एनिमी को पता नहीं होता कि अटैक होगा। उसमें क्या है, जो अटैक करता है उसको एक एडवांटेज होता है ऑलवेज, क्योंकि आगे की फोर्स प्रिपेयर्ड नहीं होती इस काइंड में। देन GS फॉर इथिक्स, ये थोड़ा नहीं, ये तो पूरा नया सब्जेक्ट है। इथिक्स क्या होता है? इथिक्स के बारे में कुछ पता है? एक पूरा सब्जेक्ट है इथिक्स। इथिक्स ना एक क्या है कि एक मोरल फिलोसफी, मैं आपको इथिक्स के बारे में ही बता देता हूँ। इथिक्स ना एक मोरल फिलोसफी है। मोरल फिलोसफी मतलब यू हैव टू, वो डिसाइड करता है कि व्हाट इज मोरली राइट एंड व्हाट इज मोरली रॉन्ग। इट हेल्प्स यू टू डिसाइड कि एक मोरली क्या चीज बराबर है और क्या चीज गलत है। सिंपल, अगर आपको वो पता है तो आप आपको एक इथिकल पर्सन माना जाता है। बेसिक अपन डे टू डे लाइफ में अपन देखते हैं कि ही इज एन इथिकल पर्सन बिकॉज ही नोज व्हाट इज मोरली राइट एंड व्हाट इज मोरली सिंपल, इतना सा। उसके बाद में एक टर्म आती है एथिक्स में और एक आती है कि विल नॉट गो इन डिटेल बिकॉज एथिक्स में एक अलग सेक्शन है, अलग सेशन दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में एक आती है उसमें एक टर्म वैल्यूज। एथिक्स में एक अनदर टर्म इज देयर वैल्यूज। वैल्यू मतलब कि एक प्रिंसिपल है, द सर्टन प्रिंसिपल्स एंड आइडियल्स विच यू फॉलो। वैल्यू सिस्टम कि मैं एक आइडियल्स है, एक कुछ प्रिंसिपल बेस्ड पर्सन है कि उसको एक कुछ वैल्यूज है उसके जो आप फॉलो करते हैं, उसको एक वैल्यूज बोला जाता है। इसमें एक 3 टर्म्स आते हैं इथिक्स में, इट्स लाइक कि सिंपैथी, एम्पैथी एंड कंपैशन। इसमें होता है कि मैं ये 3 चीजें बताऊंगी ना, तो आपको बताऊंगा तो आपको एक इथिक्स के बारे में एक आइडिया आ जाएगी कि किस बारे में है। तो एक 3 टर्मिनल आ जाती है, एक सिंपैथी होती है, एक एम्पैथी होती है और कंपैशन होता है। सबसे बेसिक लेवल पे सिंपैथी आता है। सिंपैथी मतलब कि टू फील सॉरी अबाउट समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल पर्सपेक्टिव में बताता हूँ कि सपोज अ बेगर सिटिंग ऑन रोड साइड, ठीक है। तो कैसा होगा कि अरे आप जा रहे हो वहां से, आपने एक बेगर को देख लिया, तो आप क्या बोलोगे? आप उसकी तरफ सिंपैथेटिक हो रहे हो, मतलब आप बोलोगे अरे यार बेचारा भिखारी है, दिस इज सिंपैथी, ठीक है। क्या आप फील कर रहे हो? यू फील सॉरी फॉर हिम कि यार आप कार में बैठे हो, फॉर एग्जाम्पल आप इस पे सिग्नल पे रुके हो और कोई पुअर है तो बोलोगे अरे यार बेचारा भिखारी है, कैसा यार, यू फील सॉरी फॉर हिम, दिस इज सिंपैथी। तो होती है जनरली कि आप बोलते हो कि यू फील सॉरी फॉर हिम। देन सेकंड टर्म्स कम उससे भी आगे जाओगे तो इट्स लाइक फिर आता है एम्पैथी। एम्पैथी में कैसा काम करता है कि फॉर एग्जाम्पल आप उसके साथ जाओगे, आप उसके साथ बैठोगे, आपके साथ शेयर करोगे फीलिंग्स कि क्यों हुआ, आप ऐसे क्यों हो, कि आप उससे बात करोगे डिटेलिंग कि यू ट्राई टू नो अबाउट इट, कि यू पुट योर सेल्फ इन हिज शूज, ठीक है, पुटिंग योर सेल्फ इन अदर शूज, इट इज एम्पैथी। और फिर उसके बाद में आता है कंपैशन। कंपैशन मतलब यू टेक एफर्ट्स कि वो भिखारीपना छोड़ के कुछ काम करे, आप उसको हेल्प करोगे कि आप ये काम मत करो, एक काम करो, मैं आपको ये करा देता हूँ, आपको किसी एरिया में बता देता हूँ, आप यहाँ कुछ काम करना स्टार्ट कर दो सो दैट आपको व्हाट एवर बेगिंग करना ना पड़े। दिस इज कंपैशन।
लाइक यू डू समथिंग फॉर हिम। ये 3 टर्म्स है, बेसिक्स है, एग्जाम्पल थ्रू समझना बहुत ईजी होता है, सो दैट यू कैन आर्टिकुलेट स्टेटमेंट वेरी इजीली। सिंपली सिंपैथी, एम्पैथी, कंपैशन, बस ये इस बारे में ही इथिक्स है। इथिकल वैल्यूज के बारे में पूरा टोटली नहीं क्या, कि एक इथिकल वैल्यू क्या होना चाहिए, एक सिविल सर्वेंट इथिकल होना चाहिए, कि सिविल सर्वेंट में कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, इथिकली करेक्ट है, मोरली करेक्ट है, इस टाइप में एक पूरा डिटेलिंग इथिक्स। फिर इथिक्स हर एक पर्सपेक्टिव में आता है, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, इकोनॉमिक, फिर उसके सर्विस पर्सपेक्टिव में एज अ सिविल सर्वेंट, तो एक डिटेलिंग दी हुई है इथिक्स की। इथिकल वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशन। फिर एक एटीट्यूड आता है, अपने एटीट्यूड और इस एटीट्यूड में फ़र्क है, ठीक है, ये वो वाला एटीट्यूड नहीं है। देन इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब भावनाओं में नहीं बहना, भावनाओं में बह जाना वो अलग है, वो एक इमोशनल है, इमोशंस है। और इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब सिचुएशन के हिसाब से इमोशनली एक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन कम्स टू योर ऑफिस एंड यू हैव टू डू सम वर्क इन योर ऑफिस, तो उसमें कैसा होगा कि ये इमोशनल इंटेलिजेंस में नहीं बोलेंगे, बट इमोशनल इंटेलिजेंस का नहीं, उसका नहीं, इमोशनल इंटेलिजेंस में इस लाइक कि इमोशंस को यू, मतलब कि एक आपका इमोशंस डेवलप है, सेल्फ कॉन्शियसनेस जिसको बोल सकते हैं आप, इमोशनली कि बैलेंस कर रहे हो आप इमोशन को और बाकी आपके वर्क लाइफ को इमोशंस के साथ। यू आर नॉट कि इमोशंस को सुपेरियरिटी नहीं दिखा रहे हो, कि इमोशनली डायरेक्ट, यस, हाँ, सेल्फ अवेयर, कि वो इस टाइप में इमोशनल इंटेलिजेंस आप यूज करोगे उसमें, बस उसी उसी का ही एक है। देन एक वैल्यू, एक डिटेलिंग में है, फिर बाद में इन प्रोबिटी इन गवर्नेंस की कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस एक डिटेलिंग दी है कि पब्लिक सर्वेंट में क्या क्या चीजें आनी चाहिए, दिस थिंग। इसमें एक और एक टॉपिक है लीडर्स और रिफॉर्मर्स, थिंकर्स के बारे में भी आपको आएगा, वेरियस थिंकर्स, इंडियंस एंड फॉरेन कंट्रीज के। इधर आएंगे तो वर्ल्ड थिंकर्स में प्लेटो, अरिस्टोटल, सॉक्रेट्स वगैरह हैं, और इधर में महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर, ऑल ऑफ द इंडियन थिंकर्स विल बी देयर, दिस थिंग, बस इतना है। देन अप्लाइड इथिक्स खत्म, इतना हो गया GS1, GS2, GS3, GS4। अपने क्या बोले थे कि विल्स इज कॉपी, जस्ट 5 मिनट्स, ओके, आप एक बार देख लो यार। ऑप्शनल रह गया नहीं क्या, ऑप्शनल के बारे में बात करना था क्या, हाउ टू सिलेक्ट एन ऑप्शनल। ये एक लिस्ट है, टोटल 26 ऑप्शनल्स है यूपीएससी में, टोटल 26 ऑप्शनल में से आपको एक सिलेक्ट करना है और एक कंपल्सरीली सिलेक्ट करना है। इसमें कैसा होता है कि ऑप्शनल में हाउ टू सिलेक्ट एन ऑप्शनल, ऑप्शनल फॉर्म्स अ मेजर रोल। मैंने आपको बताया था ऑप्शनल क्यों मेजर रोल प्ले करता है, जब मार्किंग सिस्टम अपन ने देखी थी, क्या है कि स्कोरिंग होता है एज कम्पेयर टू GS1, GS2, GS3, GS4। ऑन एन एवरेज यू गेट 80 to 85, और हार्डली अगर अच्छा लिखा तो 90, 90, 95, 95। बट इन टर्म्स ऑफ ऑप्शनल इफ़ यू राइट, मतलब कि एवरेज अबोव से लिखे तो 110 स्कोरिंग एक पेपर में, और बहुत अच्छा लगे तो 250 तक मार्क्स मिलते हैं, 2 पेपर मिला। वो GS1, GS2 में, GS3 में, GS4 में स्कोर करना बहुत डिफिकल्ट है, इसीलिए ऑप्शनल एक मेजर रोल करता है आपको लिस्ट के अंदर में आने के लिए। तो उसमें कैसा है कि आप ऑप्शनल कैसे सिलेक्ट करोगे, ऑप्शनल इज लाइक कि फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी ऑप्शनल सिलेक्ट करने के पहले सब्जेक्ट्स देखो, मतलब कि डायरेक्ट तो सिलेक्ट मत करो, 2 महीना, 2-3 महीना तो मत ही करो, 1-2 महीना तो एटलीस्ट देखो कि समझ में आ रहा है क्या कुछ, मतलब कि आपको सब्जेक्ट के बारे में, यूपीएससी के बारे में समझो कि क्या है, क्या सब्जेक्ट्स है, कैसे है, आपको ह्यूमैनिटीज़ में कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है। डायरेक्टली मत जाना कि अगर मेरा बीएससी इसमें है और मैं इसमें सब्जेक्ट है तो मैं ये ऑप्शनल ले रहा हूँ, ये तो गलती कभी मत करना। इफ़ यू आर फॉर इंजीनियरिंग द बैकग्राउंड, इफ़ यू आर फ्रॉम कॉमर्स और टेक्निकल और आर्ट्स, गो फॉर अ इंटरेस्ट,
इसमें इंटरेस्ट मैटर करता है बहुत, कि आपका इंटरेस्ट है क्या। कैसा होता है कि जनरली आप किसी सब्जेक्ट में एमएससी हो, आप मास्टर्स हो, तो आपको लगता है कि मैं इसमें कर लूँगा, बट एक्चुअली कैसा होता है कि आप उसी सब्जेक्ट के बारे में सोच रहे हैं, साइमल्टेनियसली बाकी भी पेपर्स है और फिर बाकी प्रीलिम्स अलग है। सो कैसा होता है कि आप इमोशंस में टेक्निकल सब्जेक्ट्स ले लेते हो और फिर ह्यूमैनिटीज पीछे रह जाता है। हियर यू हैव टू यूज इमोशनल इंटेलिजेंस कि किसमें कैसे किसी का कैसा होगा कि आप जनरली कैसा होता है जो टेक्निकल ले लेते हो आप जल्दी जल्दी में ले लेते हो कि मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड है, सपोज यू टू का मैथमेटिक्स, जनरली कैसा होता है कि आपको पसंद है, ऐसा कोई इशू नहीं है, यू आर गुड इन इट, बट सर्टेन टाइम के बाद क्या होता है कि आप जब ऑप्शनल पकड़ते हो तो फिर आपको ना जीएस पकड़ने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि आपने उसे 5 साल तक पढ़ा है। यूजुअली आई सी इन एस्पिरेंट्स कि ऐसा होता है कि आप जब टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ते हो तो मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, सबको अप्लाई नहीं होता। ओके, मैं जनरलाइज्ड वे में बता रहा हूँ कि टेक्निकल सब्जेक्ट और ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में कॉन्फ्लिक्ट होता है, कि उसमें कैसा होता है कि टेक्निकलिटी उसके कॉन्सेप्ट थोड़े अलग होते हैं, और यूजुअली स्टूडेंट ऐसा देखते हैं कि ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स में ऐसा हो जाता है कि थोड़ी ना थोड़ी कनेक्टिविटी होती है, अगर आप प्रीलिम्स भी पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं एक टर्म आ जाती है, तो यू गेट टू नो लाइक ये मेरे ऑप्शनल में ये था। हियर इट हेल्प्स कि ऑप्शनल एक थोड़ा ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट से हो तो हेल्प करता है, एक पहला कॉन्सेप्ट हो गया। सेकेंड कॉन्सेप्ट उसमें हो गया कि कोई भी ऑप्शनल करने से पहले आप शॉर्ट आउट करो 3 सब्जेक्ट तो भी एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट कि जहाँ पे आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। फिर क्या करोगे, आप 3 सब्जेक्ट ले लिए तो फिर 3 से 2 पे नैरो डाउन हो जाओ, 50-50 पे आना है एट द एंड। 3 एक ब्रॉडर एरिया में आएगा, फिर आपको एक कुछ मेरिट दिखेंगे तीनों में, तो आप एक डिलीट कर दोगे तो 50-50 में, फिर 50-50 में आ गए तो आपको एक करना है कि आपको दोनों का सिलेबस डाउनलोड करना है। सिलेबस डाउनलोड कर लिया तो आपको पूरा डिटेल में सिलेबस देखना है, क्योंकि यूपीएससी ने पूरा डिटेल में सिलेबस दिया है। आप पूरा डिटेल में सिलेबस देखोगे, आप जनरली कैसा होता है कि आप जब सिलेबस पढ़ते हो ना, आप जनरली प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस देख चुके हो, तो हर एक स्टूडेंट का ना एक एरिया ऑफ एक्सपर्टीज होता है, कोई भी स्टूडेंट हो कि उसे वो एक सब्जेक्ट थोड़ा अच्छे से आता है। तो फिर जब आप वो सिलेबस देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं मैं इसमें ठीक कर सकता हूँ। सिलेबस देखोगे उसके बाद में आपको प्रीवियस ईयर पेपर पे जाना है। 2-3 स्टेप्स है, जैसे आपने सिलेबस देख लिया, फिर उसके बाद में प्रीवियस ईयर पेपर दोनों के जो आपके दो 50-50 में है, गो फॉर द प्रीवियस ईयर पेपर्स। वहां पे पेपर से क्वेश्चन देखो कि आपको लग रहा है कि आप सॉल्व कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सिलेबस देख लिया थोड़ा फेमिलियर लग रहा है हो जाएगा, यू हैव टू सी द क्वेश्चंस एज वेल। कभी कभी कैसा होता है कि यहाँ सिलेबस फेमिलियर लगता है लेकिन क्वेश्चन दूसरे के फेमिलियर लगते हैं कि ये मैं अच्छे से सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको लिखना है, 250 मार्क्स 3 आवर्स के लिए लिखना है, तो वो राइटिंग में आ रहा है क्या। तो जब आप इसको चेक करोगे कि क्रॉस बेनिफिट देखोगे, जिस सब्जेक्ट का क्रॉस बेनिफिट सबसे अच्छा है, देन सिलेक्ट द ऑप्शनल। ऑप्शनल सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि बहुत से लोग, ऐसा जरूरी नहीं कि बहुत से टॉपर्स भी है जिन्होंने ऑप्शनल एट द टाइम जब वो सिलेक्ट हुए उन्होंने चेंज किया है, बिकॉज दे आर अनेबल टू फेच मार्क्स इन, इसीलिए ये बहुत मैटर करता है। तो थोड़ा टाइम लो, जल्दी मत करना, बस 4-5 एस्पेक्ट्स है उसके पूरा डिटेल में देख लो, फिर जो आपको अच्छा लगे उस हिसाब से एक ऑप्शनल सिलेक्ट करो। कोई डिफिकल्टी हो तो आस्क मी एनी टाइम। ओके, पेपर्स ओके, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको शेयर कर दूंगा, कोई इश्यूज नहीं है, मैं सर से बात कर लूंगा, दे विल शेयर द कॉपीज। ये AR2 प्रथमेश प्रधान आई थिंक 2023 के टॉपर थे, उनकी एक कॉपी है, ये GS1 की आई थिंक। हाँ, ये क्वेश्चन है कि ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट द आइडियल्स एंड इमोशंस ऑफ द सोसाइटी एंड द इंडिविजुअल्स रोल इन कम्युनिटी, डिस्कस विद एग्जांपल। पहला क्वेश्चन था, ये कोचिंग सेंटर का है एक्चुअली पेपर, बट ऑब्वियसली वो सेम ही सीरियसनेस होती है, सेम सीरियसनेस से आंसर लिखेंगे। सो सी हाउ इट इज। यहाँ पे कीवर्ड क्या है, ट्रेडिशनल थिएटर्स। कीवर्ड्स पता होना चाहिए, पता है कि कीवर्ड्स बहुत मैटर करते हैं। अगर आपको कीवर्ड इन
अगर आपको कीवर्ड ही नहीं पता तो आप इंट्रोडक्शन नहीं लिख सकते। यहाँ पे क्या है कि ट्रेडिशनल थिएटर, इट इज अ कीवर्ड। फिर उसके बारे में सब पूछा है, कीवर्ड कैसे आइडेंटिफाई करना है कि द ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट द आइडियल्स एंड इमोशन ऑफ द सोसाइटी। एक स्टेटमेंट दिया है बस, इसमें आपको ना आइडियल्स के बारे में लिखना है ना इमोशंस के बारे में लिखना है। क्वेश्चन कैसे ब्रेक डाउन करना मीन्स का। सो ही इज आस्किंग अबाउट ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स। ओके, उसके बाद में बोलता है एंड एन इंडिविजुअल्स रोल इन अ कम्युनिटी। तो इसमें क्या है कि ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स कैसे कंट्रीब्यूट करता है अलग अलग सेक्टर में, उसको एग्जाम्पल के साथ आपको इलाबोरेट करना है। तो उन्होंने क्या किया है देखो, ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स कीवर्ड को स्टार्ट किया, उन्होंने उसका एक इंट्रोडक्शन लिखा कि ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स इन इंडियन मिरर सोसाइटल पार्लेंस ऑफ एन इंडियन सोसाइटी अलॉन्ग विद द स्ट्रेंथनिंग द कल्चरल हेरिटेज ऑफ कंट्री। एक बेसिक सा स्टेटमेंट फॉर्म किया, कुछ भी ऐसा हाईफाई नहीं है और ना ही स्ट्रक्चर डेफिनेशन है, बस एक बेसिक नॉलेज से एक सादा इंट्रोडक्शन दिया। देन क्या हो गया, एक छोटा सा मैप डाल दिया, 2-4 ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स इंडिया में कहाँ पे है, नौटंकी नॉर्थ में है, रसिया, देन तुर्कोटी, दंडा नाच, भारवी, ये कुछ ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स है वो मेंशन कर दिए। देन उन्होंने क्या है कि जो क्या पूछा था, ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स रिफ्लेक्ट एन आइडियल ऑफ सोसाइटी, कैसे उसको क्या है कैसे प्रोपागेट करता है, प्रोपागेट द सोशल वैल्यूज, फर्स्ट थिंग ही मेंशन। देन विथ एग्जांपल बोला था उन्होंने। सो क्या है कि फ्यूजन ऑफ मास एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन थ्रू वेरियस थिएटर परफॉर्मेंस, एग्जांपल अगेंस्ट सती एंड चाइल्ड मैरिजेस। ठीक है, सेकंड थिंग क्या है कि माइथोलॉजिकल डिसेमिनेशन होगा। माइथोलॉजिकल डिसेमिनेशन मतलब कि माइथोलॉजी बेस्ड होती है, महाभारत रामायण वगैरह वो डिसेमिनेट होगी। तो दंडा नाच ऑफ ओडिशा हेल्प इन प्रोपोगेटिंग द माइथोलॉजिकल वैल्यूज एंड कल्चरल ट्रेडिशन। आर्ट फॉर्म्स गेट एक्सप्रेस्ड, जो कुछ भी ऐसा कोई पता है ना, आप देख रहे होगे बहुत ही सिंपल वर्ड्स है, सिंपल से वर्ड्स है। और ऐसा भी बिल्कुल ऐसा नहीं, क्योंकि जब आप एक टिपिकल बुकिश आंसर जो देखते हो ना, उसमें बहुत डिटेलिंग में ऐसा लिखा होता है, बट यू कैन बी प्रिसाइज लाइक कि 150 वर्ड्स में ही लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। और देख रहे हो कितना दूर दूर लिखा है। सो दिस इज द थिंग, कैसा है कि आप बारीक बारीक लिख रहे हो और आधा पेज छोड़ दिए ना तो बहुत गलत इंप्रेशन देता है। दूर दूर लिखो पर एंड तक लिखो, ठीक है। और यहाँ पे कैसा है कि डायरेक्ट टू द पॉइंट है। मैंने जो बोला था कि यूनिवर्सिटी जैसा नहीं है कि एमेज और वॉजवेयर से एक लाइन भर रही है, बस पेज भरना है। जस्ट आर्ट फॉर्म गेट्स एक्सप्रेस्ड, एग्जाम्पल मेंशन कर दिया, वाज डांस फॉर्म फॉर एक्सप्रेसिंग एंड द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बस टू द पॉइंट है, कुछ इधर उधर का कुछ भी नहीं डालना है। कल्चरल यूनिटी, इंडिविजुअल रोल इन कम्युनिटी, मिरर कल्चर। और फिर एक छोटे से इससे देखो कंक्लूड भी कितना अच्छे से किया है कि विथ इंडियन विनिंग ऑस्कर्स इन 2023 फॉर नाटो नाटो, द सीड्स ऑफ सच मार्वेल ट्रेसेस बैक टू रिच हेरिटेज ऑफ अ ट्रेडिशनल थिएटर इन इंडिया। चेक करने वाला भी इंप्रेस हो जाएगा कि इसमें भी करंट कहीं ना कहीं उन्होंने डाल दिया। सो इसीलिए थोड़ा सा नहीं कि ये रेफरेंस बहुत काम में आता है, रादर देन गोइंग फॉर इट्स लाइक ना कि कंप्यूटर बेस्ड आंसर। ये आपको एक ना आपकी एक स्किल जो बोलते हैं स्किल डेवलप करने में हेल्प करता है। तो इस टाइप में अगर इस टाइप में थोड़ा स्टडी करना सीखो, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सेकंड थिंग में भी है मैपिंग, जैसे मैप में ना जो मेंशन डायग्रामेटिक मेंशन है कि आप पता है कि डायग्रामेटिकली भी बहुत आंसर बहुत इंटरेस्टिंग वे से लिख सकते हो। कैसे कि फॉर एग्जांपल अलग अलग वेज होते हैं कि जैसे कि आप एक स्ट्रक्चर दे दो, यहाँ हेडिंग दे दो एंड यूज लाइक दैट, डिफरेंट वे ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। दिस वन इज द अनदर वन। एक अनदर अगर 3 एस्पेक्ट है, साइकिल टाइप है, यू विल मेक लाइक दिस, ऐसे शो कर दो। फ्लो चार्ट इज एन अनदर थिंग। फ्लो चार्ट तो एक रिप्रेजेंटेशन का एक है, कुछ की एक वे है जिस वे में आप अच्छे से अपना आंसर रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि इसमें डिटेलिंग नहीं मांगता है। यूपीएससी मेंस में पूरा डिटेल में लिखना जरूरी नहीं है, कीवर्ड्स आना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। जनरली आप पता है कि अगर फ्लो चार्ट में लिख रहे हो, यहाँ हेडिंग लिख दी है और यहाँ पे छोटा सा 3 स्टेटमेंट भी लिख दिए ना, तो भी वो एज अ गुड आंसर काउंट किया जाता है। जरूरी नहीं है और पैराग्राफ फॉर्मेट में कभी मत लिखना,
ये ऑलवेज ध्यान में रखना। मेंस का आंसर ओनली एसेज आर इन पैराग्राफ्स, ऑल द यूनिवर्सिटी एग्जाम्स आर इन पैराग्राफ्स बट नॉट इन द केस ऑफ अ यूपीएससी। मोस्टली यूनिवर्सिटी एग्जाम लिख के आते हैं तो अपन पैराग्राफ्स में लिखते हैं। ओनली इंट्रो एंड कंक्लूजन विल बी इन अ पैरा, वो भी शॉर्ट में होना चाहिए, 20 to 30 वर्ड्स, 3 से 4 लाइन, बहुत, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़, और हेडिंग डालना सीखो, हेडिंग डालना और सब हेडिंग डालना कि क्या पूछा है, ये बहुत हेल्प करेगा। टाइम इज अप एक्चुअली, विल सी नेक्स्ट टाइम इफ टाइम परमिट्स। ओके, ठीक है, थैंक यू।